कहानी के शुरू में एक आदमी दिखाई दिया जो कई वर्कर्स से घिरा हुआ था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कहानी का हीरो चेन लुओ था। सभी वर्कर्स उससे उसकी डिलीवरी के बारे में बता रहे थे क्योंकि उन्होंने समय पर सारी चीजें डिलीवर कर दी थी। पहला वर्कर 100 पोर्शंस फ्राइड चिकन बकेट्स लेकर आया। इसी तरह बाकी लोग 100 पोर्शंस रोस्टेड डक, स्वीट एंड सावर पोर्क रिब्स और ब्रेज्ड क्रूसन कार्प लेकर आए। ये सुनकर चेन लुओ ने बस ओके बोला और उन सबको जाने के लिए कह दिया। सभी ने अग्री किया जाने के लिए क्योंकि डिलीवरी पूरी हो चुकी थी। जाते वक्त सभी वर्कर्स आपस में चेन लुओ के बारे में चुपके चुपके बातें करने लगे, ताने मारने लगे और गॉसिप करने लगे। एक वर्कर ने पूछा, क्या चेन लुओ ने इतना सारा खाना इसलिए मंगाया क्योंकि वो कोई भूखा भूत है? दूसरा बोला, अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पहला वर्कर अग्री नहीं हुआ और ताना मारते हुए बोला, चेन लुओ सिर्फ एक अमीर बेवकूफ है। जब सब जा रहे थे, चेन लुओ चुपचाप खड़ा था। सबके जाने के बाद उसने धीरे से ट्रक का पीछे का दरवाजा खोला। खाने के कार्टन्स देखकर वो खुशी से चक्कर खा गया क्योंकि उसके आसपास इतना सारा डिलिशियस खाना देखना उसके लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव था। चेन लुओ सोचने लगा, कौन सोच सकता था कि सिर्फ 3 दिन पहले मैं एपोकलिप्स में भूखा मार रहा था और इतना सफर कर रहा था। अब बड़ा सवाल ये उठता है, चेन लुओ किस बात की बात कर रहा था और इतना सारा खाना क्यों इकट्ठा कर रहा था? अगर हम वहां होते तो खुद को रोक ही नहीं पाते ये सब खाने से। धीरे धीरे चेन लुओ ने अपने सारे खाने को एक तरह के मैजिकल वर्ल्ड में स्टोर कर दिया। अब असली कहानी शुरू होती है जहाँ चेन लुओ बताता है कि सिर्फ 27 दिन बाद दुनिया पर एक अपोकलिप्स आने वाला है। उस समय 80% लोग ज़ॉम्बीज बन जाएंगे और जो बाकी बचेंगे उनमें से भी 90% ज़ॉम्बीज के हाथों मर जाएंगे। सिर्फ थोड़े लोग जो बचे रहेंगे उन्हें कुछ सुपर नेचुरल पावर्स मिलेंगी। उसने ये भी बताया कि पावर्स अलग अलग टाइप की होती है। कुछ लोगों को फिजिकल पावर मिलती है, कुछ को एलिमेंटल या साइकोलॉजिकल सुपर पावर्स, लेकिन सिर्फ उसी को एक रेयर स्पेस एट्रीब्यूट वाली पावर मिली और उसका नाम पड़ गया वॉइड सॉवरेन। तब से चेन लुओ ने वॉइड ट्रैवलिंग की एबिलिटी मास्टर कर ली, एक ऐसी स्किल जो फाइट में अटैक और सर्वाइवल दोनों में बेस्ट थी। वो अपोकलिप्स में बिल्कुल मछली की तरह पानी में जीने लगा, यानी बिना किसी दिक्कत के। अपनी इतनी ज्यादा पावर के बावजूद वो हमेशा बेचारा बनकर छुप कर रहता था जब तक बाकी सब सर्वाइवर्स मार नहीं गए। दुनिया में अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स भर गए थे और चेन लुओ एक भी इंसान नहीं ढूंढ रहा था। आखिरकार उससे बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होने लगा और उसने जीने की इच्छा छोड़ दी। लेकिन यहाँ आता है एक और ट्विस्ट। चेन लुओ इतना लकी था कि या तो उसका पुनर्जन्म हो गया या फिर वो पास में भेज दिया गया। उसके लिए हैरानी की बात थी कि जब वो सोकर उठा तो खुद को अपने घर में पाया। चेक करने पर उसे पता चला कि वो अपोकलिप्स के आने से 27 दिन पहले वापस आ गया है। वो वाकई लकी था। पहले उसे एक रेयर पावर मिली जिससे वो बचा रहा और अब उसका पुनर्जन्म हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसकी सारी पावर्स चली गई थी लेकिन एक पावर बची रही, सब स्पेस, जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में बनाया था वो अब भी उसके पास था। अपोकलिप्स में सबसे जरूरी चीज थी खाना और रिसोर्सेज, क्योंकि इंसानों को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए होता है। कोई भी बिना खाने के जिंदा नहीं रह सकता। खुशी की बात यह थी कि चेन लुओ के पास सब स्पेस था जो टाइम फ्रीज कर सकता था और खाने को फ्रेश रख सकता था। ये समझने के बाद चेन लुओ बहुत खुश हो गया और डिसाइड किया कि वो अपने सब स्पेस का पूरा इस्तेमाल करेगा। वो कैसे इस तरह का स्वर्ग से मिला मौका हाथ से जाने देता। जब उसने अपना खाना सक्सेसफुली स्टोर कर लिया तभी उसके पास एक कॉल आई। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से एक आदमी चीख कर बोला कि चेन लुओ तुरंत ऑफिस आए बात करने। हैरानी की बात यह थी कि चेन लुओ मुस्कुराया और बोला कि इस बार वो अपने अंकल के साथ इतना इनोसेंट नहीं बनेगा। ये कॉल वाकई उसके अंकल की थी और चेन लुओ ने ठान लिया था कि वो अपनी पुरानी गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है चेन के ऑफिस में, जहां से ये क्लियर होता है कि वो एक अमीर फैमिली से था। इसी वजह से उसे कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती थी जैसे बाकी कहानियों में होती है। ऑफिस में चेन का अंकल, जिसका नाम चेन जियानन था, जोर से चिल्लाया और पूछा कि उसने 3 बिलियन के शेयर्स सिर्फ 1 बिलियन में क्यों बेच दिए। चेन जियानन लगातार पूछता रहा कि चेन लुओ ने उसे बताया क्यों नहीं और क्या चेन लुओ उससे अपना अंकल भी नहीं मानता। लेकिन चेन लुओ शांत रहा, सिर्फ सुनता रहा चेन जियानन की बातें बिना किसी रिएक्शन के। चेन जियानन ने फिर बोला कि अगर कोई उससे धमका रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो वो उससे कह दे या बस अपनी आंखों से इशारा करे, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा उसका। ये सुनकर चेन लुओ सोचने लगा कि उसका अंकल एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि अपोकलिप्स के दौरान उसके कजिन चेन फे ने उससे खुद बताया था कि उसके माँ बाप की मौत का प्लान उसके अंकल ने ही बनाया था। ये सच सामने आया कि चेन जियानन ने ही कार एक्सीडेंट का प्लान बनाया था जिसमें चेन लुओ के पेरेंट्स मर गए थे और उसने वो शेयर्स भी चुरा लिए थे जो उन्होंने चेन लुओ के लिए छोड़े थे। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के साथ चेन लुओ ने सोचा कि अगर उसे ये सब नहीं पता चलता तो वो अपनी जिंदगी भर अंधेरे में रहता। सोचता कि चेन जियानन एक अच्छा इंसान है। इसलिए चेन लुओ ने अपने अंकल को जवाब दिया कि उसे किसी ने धमकाया नहीं है। उसने बस अंदाजा लगाया था कि पोर्क का रेट फिर से काफी बढ़ने वाला है, 50 कैडी पर पोर्क तक, जो कोई सपना नहीं था। इसलिए जो पोर्क उसने 1 मिलियन का खरीदा था उसकी वैल्यू 5 मिलियन हो जाएगी। वो अचानक एक्साइटेड हो गया और बोला कि उसके हिसाब से ये 100 कैडी पर पोर्क तक जा सकता है, जो उसके लिए फ्यूचर में इम्पॉसिबल नहीं लगता। ये सब सुन के चेन जियानन गुस्से से पागल हो गया और फ्रस्ट्रेटेड भी। वो सोचने लगा क्या चेन लुओ वाकई इतना बेवकूफ है कि ऐसे बेकार सपनों में विश्वास करता है और क्या ये पागलपन नहीं है। लेकिन चेन जियानन ने अपना गुस्सा साइड में रखते हुए पूछा कि उसने वो शेयर्स उसे 1.5 बिलियन में क्यों नहीं बेचे। चेन लुओ ने थोड़ा टेंस होकर मना किया, माफी मांगते हुए बताया कि वो शेयर्स पहले ही बेच दिए गए हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, इसलिए अब वापस लेना मुमकिन नहीं। ये सुनकर चेन जियानन चुप हो गया और उसके पास कुछ कहने को नहीं था। अचानक चेन लुओ का फोन बजने लगा तो उसने अपने अंकल से माफी मांगी और कहा कि उसे कॉल लेना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन में चेन जियानन, जो कि चेन लुओ के सामने केयरिंग बन रहा था, कुछ नहीं कर पाया। उसने बोला चेन लुओ को कि फोन उठा ले, ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब चेन लुओ कैबिन से बाहर गया तब चेन जियानन सोचने लगा कि चेन लुओ ऐसे कैसे कुछ कर सकता है। उसने ठान लिया कि अब उसे चेन लुओ को सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरी तरफ चेन लुओ ने फोन उठाया और पूछा कौन बोल रहा है। दूसरी तरफ से जवाब आया कि जिसका डॉग ढूंढने के लिए चेन लुओ ने कहा था वो मिल गया है। वो काले बालों वाला डॉग था जिसका एक कान नहीं था और उसकी फोटो भी भेजी गई थी। वो आदमी ने पूछा कि क्या ये वही लॉस्ट डॉग है या नहीं, कंफर्म करो। एक्साइटेड होकर चेन लुओ सोचने लगा क्या सच में ये वही डॉग हो सकता है।
उसने ओके बोला और कहा कि वो तुरंत चेक करेगा। चैन लो ने बताया कि अपोकैलिप्स के बाद कुछ लोग जो बोर हो गए थे उन्होंने सुपर एबिलिटी यूजर्स की रैंकिंग बनाई थी। तो ऑब्वियस था कि वॉइड सबसे पहले नंबर पर था, जो कि वो खुद था। और फायर की टॉप रैंक एक इंसान के पास थी जिसका नाम था स्कारलेट रोज। और लाइटनिंग कैटेगरी में पहला रैंक एक डॉग के पास था जिसका नाम था लाइटनिंग किंग। चैन लो इस रैंकिंग से अग्री करता है क्योंकि उसके हिसाब से कोई भी क्रीचर जो ज़ॉम्बी नहीं बना उसके पास पावर डेवलप करने का चांस होता था। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो एक डॉग होगा। जब अपोकैलिप्स में खाना नहीं था तब वो डॉग एक ताजा माल था सबके लिए। बहुत सारे लोग उस डॉग पे नजर लगाए बैठे थे लेकिन सब फेल हो गए। सिर्फ चैन लो ही था जो चतुर था और उसने उस डॉग को खा लिया। उसे सब कुछ अच्छी तरह याद था। जैसे ही वो यादें याद आई चैन लो के मुंह में पानी आ गया उस टेस्ट को याद करके। जब चैन लो ने फोटो देखी तो उसे पूरा यकीन हो गया कि ये वही डॉग था, क्योंकि उसका काटा हुआ लेफ्ट ईयर सबूत था। चैन लो ने सोचा कि अब उसके पास इस जिंदगी के लिए इन्फिनिट खाना है, तो क्यों ना इस डॉग को अपना कंपेनियन बना ले। वो डॉग का अच्छे से ख्याल रखेगा और दोनों मिलकर अच्छा खाना पीना एंजॉय करेंगे। चैन लो ने फिर उस आदमी से एड्रेस मांगा जहाँ डॉग था, क्योंकि वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो तुरंत उस लोकेशन की तरफ चला गया, सोचता हुआ कि डॉग को उसका इंतजार करना चाहिए। उसने यह भी सोचा कि डॉग उसे अपना मास्टर मान ले, क्योंकि वो उसका ध्यान रखने वाला है। जाने से पहले चैन लो अपने अंकल चेन जियानान से मिला और बताया कि उससे कुछ काम है, इसलिए वो जल्दी जा रहा है। चेन जियानान ने ओके बोला और कहा कि चैन लो जल्दी फिर मिलने आए। जाते वक्त चैन लो मुस्कुराया। उससे अपने अंकल के लिए थोड़ी दया आई, क्योंकि उसे पता था कि उसका अंकल दोबारा उससे मिल नहीं पाएगा, क्योंकि जिस दिन अपोकैलिप्स आई थी उस दिन चेन जियानान और उसका बेटा दोनों मर गए थे। तो चैन लो ने जैसे चाहा वैसा ही सब कुछ छोड़ दिया, फिलहाल के लिए। फिर दृश्य 1 घंटे बाद डॉग मीट हॉल में बदल गया, जहां चेन लो ने एक पिंजरे में एक कुत्ते को देखा। कुत्ता बहुत दयनीय चेहरा बना रहा था, जिसे देखकर चेन लो ने सोचा कि क्या कुत्ते को अपनी स्थिति का पता है। चेन लो कुत्ते की ओर बढ़े और मुस्कुराते हुए कहा कि कुत्ते को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका भाई उसे बचाने आया है। फिर उन्होंने गुस्से में अपना चेहरा पीछे घुमाया और पूछा कि दुकान का मालिक कहाँ है। चेन लो ने चिल्लाकर कहा कि मालिक जल्द से जल्द बाहर आए। दुकान के मालिक, जिसका नाम पाशा था, बाहर आए और विनम्रता से चेन लो से पूछा कि वह उन्हें क्यों ढूंढने आए हैं। चेन लो ने कुत्ते की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या पाशा अब भी पूछने की हिम्मत करता है कि वह क्यों आया है। पाशा पर उसका कुत्ता चुराने का आरोप लगाते हुए चेन लो ने कहा कि अगर उसने समय पर इसे नहीं खोजा होता तो उसका काला कुत्ता अब तक खाना बन चुका होता। चेन लो ने यह भी बताया कि शुरू में उसे याद था कि काला कुत्ता एक आवारा था और उसका कोई मालिक नहीं था, इसलिए उसने उसे गोद ले लिया। फिर उसने पाशा से फिर से पूछा कि क्या कुत्ता जानबूझकर उसे परेशान करने आया था। इस पर पाशा ने जवाब दिया कि उसने सभी को आधिकारिक चैनलों से खरीदा था और कुत्ते लगभग एक जैसे दिखते हैं, इसलिए उसे लगा कि चेन लो गलतफहमी में है। यह सुनकर चेन लो मुस्कुराए और पूछा कि क्या पाशा ने सच में आधिकारिक चैनल कहा। चेन लो ने पाशा को फिर से चेतावनी दी, पूछते हुए कि उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, यह सत्यापित करने के लिए कि पाशा ने सच में कुत्ते आधिकारिक चैनलों से लिए हैं। चेन लो ने यह इसलिए कहा क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कोई भी व्यापार धोखाधड़ी के बिना नहीं होता और उन्हें यकीन था कि पाशा पुलिस को दुकान की जांच करने की अनुमति नहीं देगा। और जैसा कि चेन लो ने सोचा था वैसा ही हुआ। पाशा गुस्से में चेन लो की ओर बढ़ा, चिल्लाते हुए कि वह ऐसा नहीं कर सकता। चेन लो हंसा और पूछा कि क्या पाशा लड़ना चाहता है, ये जोड़ते हुए कि चूंकि पाशा बहादुर है वह उसे सबक सिखाएगा। ये कहते हुए चेन लो ने पाशा का हाथ पकड़ा और उसे लात मारी, जिससे पाशा जमीन पर गिर गया। चेन लो मुस्कुराया और मन ही मन सोचा कि उसने सर्वनाश के दौरान इतनी ट्रेनिंग की थी, इसलिए उसे पाशा से डरने की जरूरत नहीं थी। चेन लो के हमले से पाशा दर्द में चिल्लाया। फिर चेन लो ने पूछा कि अब पाशा कैसा महसूस कर रहा है और क्या वह अब भी उससे लड़ना चाहता है। आश्चर्यजनक रूप से पाशा ने चेन लो से उसे अकेला छोड़ने की विनती की। यह जोर देकर कहा कि यह एक बड़ी गलतफहमी थी और वह सच में नहीं जानता था कि यह चेन लो का कुत्ता था। पाशा ने कुत्ते को बाहर निकालना शुरू किया, यह कहते हुए कि वह उस व्यक्ति को सबक सिखाएगा जिसने उसे काला कुत्ता बेचा था। उसने चेन लो से यह भी कहा कि वह बिना किसी भुगतान के अपना कुत्ता वापस ले सकता है। चेन लो ने एक ठीक है के साथ जवाब दिया, पाशा के अच्छे रवैये को स्वीकार किया और इस बार उसे जाने देने का फैसला किया। अंदर से चेन लुओ खुश था, क्योंकि वह काले कुत्ते के लिए अपनी सारी धनराशि देने को भी तैयार था। हालांकि जैसा कि सभी जानते हैं, मुफ्त की चीजें सभी को पसंद होती हैं, तो चेन लुओ ऐसा प्रस्ताव क्यों ठुकराएगा। अंत में चेन लुओ को कुत्ता मिल गया और पाशा ने भी चेन लुओ से कहा कि वह कुत्ते को ले जाए और उसकी दुकान से आसानी से निकल जाए। चेन लुओ ने फिर कुत्ते का नाम ब्लैकी रखा और उसे बुलाया कि वे घर जा रहे हैं। अंदर रहते हुए चेन लुओ ने सोचा कि कुत्ते के हाव भाव से यह समझा जा सकता है कि उसमें आध्यात्मिकता होनी चाहिए और वह मानव भाषा समझ सकता है ना। चेन लुओ सही था, ब्लैकी उसकी बात सुन और समझ सकता था। ब्लैकी हैरान था और सोच रहा था कि चेन लुओ ने किसे ब्लैकी कहा, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चूंकि चेन लुओ ने उसे बचाया तो क्या उसे चेन लुओ के साथ जाना चाहिए। ये देखकर चेन लुओ खुश हो गया, क्योंकि कुत्ते में वास्तव में आध्यात्मिकता थी, इसलिए उसने आसानी से एक लाइटनिंग किंग पा लिया। जब कुत्ता और चेन लुओ कार के अंदर बैठ गए तो चेन लुओ ने ब्लैकी से कहा कि अब से वह उसे धर्म राजा कहेगा और वह उसके साथ रहेगा। इस पर धर्म राजा ने खुशी से भौंका। जब वे घर वापस जा रहे थे, चेन लुओ उनके बीच संबंध को मजबूत करने के बारे में सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने धर्म राजा से कहा कि वह पहले उसके लिए कुछ सामान लाएंगे। रास्ते में चेन लुओ ने एक गार्ड को देखा और उसके सामने रुक गए। वहां खड़े होकर चेन लुओ ने सुधाजू नामक गार्ड के बारे में सोचा। खुश था कि उसे फिर से सुधाजू से मिलने का मौका मिला। फिर चेन लुओ ने बताया कि अपने पिछले जीवन में जब उसने शून्यता की क्षमता नहीं सीखी थी, सुधाजू ने अपने शरीर का उपयोग करके म्यूटेंट्स को रोका ताकि चेन लुओ भाग सके और सुधाजू को बचाने के लिए इस प्रक्रिया में मारा गया था। चेन लुओ ने फिर से सुधाजू की ओर देखा और मुस्कुराया, ये तय करते हुए कि इस जीवन में वह सुनिश्चित करेगा कि सुधाजू का जीवन अच्छा हो। चेन लुओ ने सुधाजू से पूछा कि क्या वह काम से छुट्टी के बाद उसके साथ बाहर जाना चाहता है। सुधाजू ने ना में जवाब दिया, यह समझाते हुए कि उसकी माँ हमेशा कहती थी कि लड़कों को भटकना नहीं चाहिए और बुरे नहीं बनना चाहिए। यह सुनकर चेन लुओ ने सुधाजू से पूछा कि उसकी माँ और क्या कहती थी। सुधाजू ने जवाब दिया कि उसकी माँ कहती थी कि शिष्टाचार दिखाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि यह या तो डकैती जैसी बुरी चीजें थीं। चेन लुओ यह सुनकर सुधाजू से स्तब्ध था, क्योंकि सुधाजू एक रात की पार्टी की तुलना डकैती से कर रहा था। चेन लुओ को नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है और अंदर ही अंदर वह सोच रहा था कि समय रेखा के अनुसार वह और सुधाजू इतने परिचित नहीं थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सुधाजू कयामत के समय ड्यूटी पर होगा, तो जब घटना फिर से हुई वे निश्चित रूप से भाई बन जाएंगे। फिर दृश्य कुछ समय बाद बदल गया, जहां धर्मा बहुत हैरान दिख रहा था। वास्तव में धर्मा चेन लुओ के घर में पूल देखकर हैरान था। चेन लुओ ने धर्मा को पूल की ओर ले जाकर बताया कि फिलहाल यह उसका घर है और पहले वे नहाएंगे। पूल में चेन लुओ धर्मा के शरीर को स्क्रबर और साबुन से धो रहा था और धोते समय वह सोच रहा था कि पुनर्जन्म के बाद वह अपने पिछले जीवन की तरह नहीं जीना चाहता था, साथ ही वह अकेला जीवित नहीं रहना चाहता था।
फिर चेन लुओ ने एक सामान्य विचार सोचा, क्योंकि भविष्य में अलौकिक प्राणी अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे तो वह एक सभा स्थल क्यों नहीं बनाते, जैसे उन्होंने धर्मराजा के लिए किया था वह वही करेंगे, बाकी के लिए भी वही। चेन लुओ यहाँ तक कि एक ब्लोअर का उपयोग कर रहे थे ताकि धर्मा के शरीर से पानी सोख सकें, और धर्मा इससे प्रभावित हुआ। उसे यह भी अच्छा लगा क्योंकि वह सीधे मुकाबले में विशेषज्ञता न रखने वाली शून्यता की क्षमता की कमी को पूरा कर सकता था। अगर चेन लुओ एक सभा स्थल बनाना चाहते हैं तो उन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिसमें मुख्य भोजन, फल, नमक, सब्जियां, बीज, जनरेटर, दवाइयां, बर्तन और अन्य चीजें शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात पानी, क्योंकि सर्वनाश के बाद सभी जल स्रोत प्रदूषित हो गए थे और उनमें मौजूद वायरस को किसी भी तरीके से शुद्ध नहीं किया जा सकता। चेन लू ने यह भी साझा किया कि अगर कोई शुद्ध पानी पीना चाहता है तो उसे बारिश का इंतजार करना होगा। अचानक उसने अपने माथे पर थप्पड़ मारा, एक अजीब चेहरा बनाते हुए, जिससे धर्मा चौंक गया, जिसने सोचा कि उससे क्या हुआ। चेन लू ने फिर चिल्लाकर कहा कि वह भूल गया कि उसे पहले एक बैच उच्च वोल्टेज इलेक्ट्रिक बैटन भी तैयार करने की जरूरत है। यह सुनकर धर्मा डर गया और चेन लू की ओर तनावपूर्ण नजरों से देखा। चेन लू ने उसके सिर पर थपथपाया और धर्मा से कहा कि वह तनाव न ले, क्योंकि यह जॉम्बीज के लिए है, उसके लिए नहीं। फिर चेन लो ने सोचा कि सर्वनाश की शुरुआत में इलेक्ट्रिक बैटन भगवान के हथियारों की तरह थे। इस विचार से उत्साहित होकर चेन लो ने कुछ सेट एलॉय आर्मर खरीदने का फैसला किया। जल्दी से उसने ऑर्डर बुक करने के लिए अपने फोन पर स्क्रॉल करना शुरू किया, जबकि ऑर्डर देते समय समझदारी से चुनने के बारे में सोच रहा था। फिर दृश्य कुछ समय बाद का था, जहां चेन लुओ और धर्मा अपना खाना खा रहे थे। हालांकि धर्मा इतनी जल्दी खा रहा था कि चेन लुओ ने उसे धीरे खाने को कहा, नहीं तो वह घुट जाएगा। खाना खत्म करने के बाद चेन लुओ ने धर्मा से कहा कि उनके पास बहुत सारा जमा किया हुआ खाना है, इसलिए चेन लुओ ने उससे वादा किया कि वे भविष्य में स्वादिष्ट खाना खाएंगे। बात करते हुए चेन लुओ ने लापरवाही से बची हुई चिकन की हड्डी फेंक दी। धर्मा को भी ऐसा करते देख चेन लुओ खुश हुआ, क्योंकि धर्मा उसकी नकल कर रहा था। हालांकि चेन लुओ किसी बात में खोया हुआ था जब अचानक उसकी हैरानी के लिए कोई उसके दरवाजे पर आया और खटखटाने लगा। जब चेन लुओ ने दरवाजा खोला तो एक सुंदर महिला उसके घर के बाहर खड़ी थी। उसे देखकर चेन लुओ ने पूछा कि वह कौन है। लड़की ने अपना परिचय लेडी म्यू के रूप में दिया। नाम सुनकर चेन लुओ चौंक गए, क्योंकि वह वही खाना पकाने की शिक्षिका थी जिन्हें उन्होंने अपने लिए नियुक्त किया था। चेन लुओ ने म्यू से खाना पकाने की कक्षा का सबक भूलने के लिए माफी मांगी और मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर आने के लिए कहा। दूसरी ओर चेन लुओ को इस तरह देखकर म्यू ने सोचा कि चेन लुओ उसे सिर्फ खाना सिखाने के लिए 50,000 वॉन दे रहा है, तो वह जरूर एक अमीर व्यक्ति होगा। वह इस बात से भी खुश थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे नियोक्ता द्वारा कोई चाल चलने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन चेन लुओ को देखकर वह राहत महसूस कर रही थी। उसने यह भी सोचा कि चेन लुओ की स्थिति को देखते हुए कितनी सुंदर महिलाएं बाहर नहीं फंस सकती, और क्या चेन लुओ के मन में उसके बारे में कोई विचार था। रसोई के अंदर चेन लुओ ने म्यू को दिखाया कि जो बर्तन और सामग्री उसने मांगी थी वे पहले से ही तैयार थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रहा था कि सर्वनाश में सभी प्रकार की अनिश्चितताओं को रोकने के लिए उसके पास केवल आपूर्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे खाना पकाने का कौशल भी चाहिए। इसीलिए उसे म्यू को शेफ के रूप में नियुक्त करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। फिर म्यू तैयार हो गई और उसने बताया कि सबसे पहले वह उसे मीठे और खट्टे पोर्क रिब्स बनाना सिखाएगी। चेन लुओ ने ठीक है कहकर जवाब दिया, लेकिन अंदर से वह खुश था, क्योंकि उसे पता था कि उसे केवल म्यू की 1 महीने की तनख्वाह देनी होगी, एक समय जो निश्चित रूप से पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में नहीं आएगा। चेन लुओ खाना बना रहा था और म्यू उसे निर्देश दे रही थी कि क्या करना है। म्यू ने उससे कहा कि वह पसलियों को छोटे टुकड़ों में काटे और उन्हें ठंडे पानी के साथ पैन में थोड़ी देर के लिए उबालें। फिर उसने चेन लुओ से तेल डालने के लिए कहा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह बहुत ज्यादा तेल डाल रहा था। ये देखकर म्यू ने पूछा कि क्या उसके तेल की कोई कीमत नहीं है और उसने इतना क्यों डाला। फिर जब नमक डालने का समय आया तो उसने गलती से चीनी डाल दी, जिससे म्यू ने उस पर चिल्लाया और पूछा कि वह चीनी और नमक में फर्क क्यों नहीं कर सकता। अंत में पकवान इतना खराब निकला कि म्यू ने उसे कुत्ते को दे दिया, लेकिन कुत्ते ने भी उसे नहीं खाया। म्यू ने चेन लुओ से कहा कि उसने आखिरकार कुछ सुधार किए हैं, लेकिन चेन लुओ तनावग्रस्त और दुखी था कि उसके द्वारा पकाया गया खाना कुत्ते ने भी नहीं खाया, इसलिए उसे सांत्वना देने की जरूरत नहीं थी। धर्मा भी म्यू पर जोर जोर से भौंक रहा था, क्योंकि उसका मालिक से कोई बैर नहीं था और वह सोच रहा था कि वह उसे जहर क्यों देने की कोशिश कर रही है। म्यू ने फिर अपना मकसद स्पष्ट किया कि कम से कम चेन लुओ के खाना पकाने के दौरान किचन लुओ नहीं चला। ये सुनकर चेन लुओ स्तब्ध रह गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने सोचा कि वह वास्तव में खाना पकाने के लिए उपयुक्त नहीं है और केवल एक शाही शेफ पर निर्भर रह सकता है। फिर म्यू ने चेन लुओ को अलविदा कहा और उसके घर से चली गई। म्यू के जाने के बाद चेन लुओ उसके कौशल के बारे में सोचने लगा, ये महसूस करते हुए कि वे बुरे नहीं थे। ये बहुत अफसोस की बात थी कि वे अतीत में एक दूसरे को नहीं जानते थे। वह यह भी सोच रहा था कि प्रलय के बाद उसके साथ क्या हुआ। चेन लुओ वास्तव में उसके बारे में इसलिए सोच रहा था क्योंकि वह उसे अपने शेफ के रूप में भर्ती करने पर विचार कर रहा था, लेकिन अंत में उसने बस यही आशा की कि उसकी किस्मत अच्छी हो। फिर दृश्य कुछ समय बाद बदल गया, जहां चेन लुओ टहल रहा था। अचानक उसने किसी को देखा और सोचा कि क्या यह वास्तव में वही है। फिर उसने देखा कि वह मिल्ली और मिलिंग नाम की बहनों की जोड़ी थी। चेन लुओ ने बताया कि ये बहनें साधारण नहीं थीं। मिलिंग ने जब अपनी अग्नि क्षमता को जागृत किया तो वह ऐसी क्षमता वाली पहली व्यक्ति बनी और उन्हें स्कारलेट रोज स्पिरिट फ्लेम प्रिंसेस कहा गया। और भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि उनकी छोटी बहन मिल्ली एक प्रकाश तत्व क्षमता उपयोग करता थी। हालांकि उसकी लड़ाई की कौशल कमजोर थी, वह एक मजबूत समर्थन उपचारक थी। चेन लुओ ने यह भी बताया कि उन्होंने सुना था कि वह बाद के चरणों में पुनर्जीवित करने की तकनीक का उपयोग कर सकती है। फिर चेन लुओ गंभीर हो गए, उनके बारे में सोचने लगे। उसे विश्वास था कि केवल बच्चे ही चुनाव करते हैं, वह किसी भी तरह से उन पर हाथ डाल लेगा। इसलिए उसने राका नाम के व्यक्ति को फोन किया, जिसने पहले कुत्ते के बारे में पता लगाया था। चेन लुओ ने राका से कहा कि वह उसे 3 दिन दे रहा है बहनों की जोड़ी के बारे में जानकारी पता करने के लिए, जिसमें यह भी शामिल है कि उन्हें क्या खाना पसंद है। उसने जोर देकर कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह इस कहावत में विश्वास करता था कि अगर किसी को लड़की का दिल जीतना है तो खाना सबसे अच्छा विकल्प है। इसलिए उसने तय किया कि जो कुछ भी उन्हें पसंद था खाने के लिए वह उसे जमा कर लेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए दृश्य उस समय की ओर बढ़ा जब प्रलय होने से 5 दिन पहले की बात थी। चेन लुओ ने देखा कि मिलिंग को सिचुआन व्यंजन पसंद था और उसका पसंदीदा फल अंगूर था। वहीं मिली को ब्रेस्ट पिग्स डॉटर्स पसंद थे और उसका पसंदीदा फल तरबूज था। इसने उसे याद दिलाया कि क्लासिक व्यंजन बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उसे कुछ स्टॉक करना चाहिए। अगले दिन चेन लुओ अपने और सुधाजू के लिए ऑन ऑर्डर की गई एक आर्मर की जांच कर रहा था। पहनने के बाद चेन लुओ ने साझा किया कि यह बुरा नहीं था, क्योंकि भले ही यह भारी था, यह उसकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता था। अब चेन लुओ सोच रहा था कि उसने जो दूसरी कवच खरीदी थी उसे सुधाजू को कैसे भेजा जाए। सर्वनाश होने में केवल 3 दिन बचे थे। वह एक इलेक्ट्रिक बैटन पकड़े हुए था। डीलर ने चेन लुओ को बताया कि इलेक्ट्रिक बैटन द्वारा छोड़ी गई उच्च वोल्टेज बिजली किसी व्यक्ति को तुरंत बेहोश कर सकती है और ये कुछ सेकंड के भीतर किसी व्यक्ति को अक्षम भी कर सकती है, इसलिए चेन लुओ को इसे बहुत सावधानी से उपयोग करने की आवश्यकता थी।
चेन लुओ बैटन पकड़े हुए खुश था क्योंकि वह सोच रहा था कि वह इससे सैकड़ों ज़ॉम्बीज को आसानी से मार सकता है। दृश्य अगले दिन की ओर बढ़ा जहां चेन लुओ किसी से ट्रक के बारे में पूछ रहा था क्योंकि वह इसे खरीदना चाहता था। मालिक ने ठीक है कहकर जवाब दिया क्योंकि वह जल्द ही चेन लुओ को कीमत बताएगा। फिर दृश्य उस रात पर आता है जब सर्वनाश होने वाला था। यहाँ चेन लुओ बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह तनाव में था और कई परिदृश्यों के बारे में सोच रहा था जिससे उसे शांति से सोना असंभव हो गया। वास्तव में वह सोच रहा था कि अगर वह पुनर्जन्म ले चुका है तो क्या सर्वनाश फिर भी आएगा? अगर नहीं आया तो जमा किए गए संसाधन एक बड़ी हानि होंगे। लेकिन जल्द ही उसने आशा की कि प्रलय न आए ताकि वह पूरे देश के लाभ के लिए खुद को बलिदान कर सके। ये दिखाता है कि चेन लुओ एक अच्छे और उदार इंसान थे। उसके बाद उसने सोचा कि नुकसान के बाद भी वह अभी भी अमीर होगा तो क्या शांतिपूर्ण दुनिया में जीवन का आनंद लेना अच्छा नहीं होगा? खतरनाक और अमानवीय प्रलय का अनुभव क्यों करना? अगले दिन सर्वनाश होने से सिर्फ 1 घंटा और 20 मिनट पहले चेन लुओ ने अपने चाचा चेन जियानान को फोन किया और सुबह सुबह उन्हें परेशान करने के लिए माफी मांगी। लेकिन उन्हें चेन जियानान की मदद की जरूरत थी। चेन जियानान खुशी से हाँ कहते हैं और चेन लुओ से पूछते हैं कि उन्हें क्या समस्या है क्योंकि वह निश्चित रूप से उनकी मदद करेंगे चाहे कुछ भी हो। चेन लुओ फिर बताते हैं कि उन्हें लगता है कि वर्चुअल मुद्रा बढ़ेगी, संभवतः 8 से 10 गुना तक बढ़ सकती है। चेन लुओ यह भी बताते हैं कि जैसा कि चेन जियानान जानते हैं उन्होंने पैसे का उपयोग पोर्क मांस खरीदने के लिए किया, इसलिए वह अपनी सारी जमा पूंजी गिरवी रखना चाहता है जिसकी कीमत उसके लिए 1 अरब थी। लेकिन वह केवल 500 मिलियन उधार लेना चाहता है। वह चेन जियानान को आश्वस्त करता है कि जब उसके 500 मिलियन 5 मिलियन बन जाएंगे तो वह निश्चित रूप से ब्याज के साथ उसे वापस चुका देगा। फिर चेन लुओ पूछता है कि चेन जियानान ने उसके घर पर उसका इंतजार क्यों नहीं किया क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने आता और इसके बारे में बात करता और यह अच्छा होता अगर उसका भाई चेन लुओ चेन फेई भी उनके साथ शामिल होता। चेन जियानान जवाब में ठीक है कहते हैं और चेन लुओ से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आ जाएं। घर से बाहर चेन जियानान के घर की ओर जाते हुए चेन लुओ मुस्कुराते हुए चिल्लाते हैं कि उन्होंने उन्हें बताया था कि सर्वनाश के दिन उन्हें मरना होगा। रास्ते में जब चेन लुओ चेन जियानान के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने धर्मा से कार में इंतजार करने को कहा क्योंकि वह कुछ व्यक्तिगत काम संभालने जा रहे थे और सुरक्षा के लिए कहीं न जाने का अनुरोध किया। धर्मा ने भौंककर और सिर हिलाकर जवाब दिया। जैसे ही चेन लुओ आगे बढ़ने लगे उन्होंने सुधाजू को देखा और सोचा कि भले ही सुधाजू ने अपनी पिछली जिंदगी में बिना उनकी मदद के अच्छा जीवन जिया, यह भाग्य की बात थी, इसलिए उन्होंने थोड़ी मदद करने का फैसला किया। इसलिए वह सुधाजू के पास जाते हैं और कार में चेन लुओ को देखकर सुधाजू चेन लुओ से पूछते हैं कि क्या वह जा रहे हैं, जिस पर चेन लुओ जवाब देते हैं कि वह उन्हें एक बात बताने आए थे। जब वह सुबह उठा तो उसे एक बुरा एहसास हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए जब सुबह 9 बजे होंगे तो सुधाजू को सावधान रहना होगा। वह सुधाजू से एक वादा भी मांगता है। सुधाजू जवाब देते हैं ठीक है और उसे सावधान रहने का वादा करते हैं। फिर दृश्य कुछ समय बाद चेन जियानान के घर पर बदल जाता है जहां चेन फेई और चेन जियानान चेन लुओ के बारे में चर्चा कर रहे थे। चेन जियानान ने चेन फेई को बताया कि चेन लुओ वास्तव में वर्चुअल मुद्रा में निवेश करना चाहता है, जिससे पता चलता है कि चेन लुओ वास्तव में इससे नहीं डरता था। चेन जियानान ने फिर चेन फेई के साथ साझा किया कि वह चेन लुओ के निर्णय से चौंक गया था क्योंकि वह बता सकता था कि भले ही वह चीज तेजी से बढ़ रही थी उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं था। ये सब सुनकर चेन फेई उलझन में पड़ गए और चेन जियानान से पूछा कि उनके दरवाजे पर आए पैसे कमाने के व्यवसाय को न करने का कोई कारण कैसे हो सकता है। चेन जियानान ने जवाब दिया कि चेन लुओ जानता है कि वह उसे धोखा देने वाला है और चेन फेई से पूछा कि क्या उसे लगता है कि चेन लुओ ऐसा व्यापार करेगा जो उनके लिए लाभदायक हो, लेकिन उसके लिए नहीं। इसलिए चेन जियानान सोचता है कि क्या यह चेन लुओ द्वारा उनके लिए योजनाबद्ध एक धोखाधड़ी थी। चेन फेई बताते हैं कि वह वर्चुअल मुद्रा में सट्टेबाजी की मनोविज्ञान को समझते हैं। वह इसका उदाहरण भी देते हैं वर्चुअल मुद्रा की तुलना चेन जियानान की जुआ खेलने की आदतों से करते हुए, क्योंकि चेन जियानान हमेशा पैसे का उपयोग करने के लिए जल्दी करते हैं। बकवास। चेन फेई ये भी बताते हैं कि इसी तरह चेन लुओ भी जल्दी में होंगे और चेन जियानान जैसा कोई नहीं था जो एक बार में 500 मिलियन दे सके, इसलिए यही कारण था कि चेन लुओ उनके पास आए। अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है और इसे सुनकर वे गंभीर हो जाते हैं और हमेशा सावधान रहने का निर्णय लेते हैं। जब चेन लुओ कमरे में प्रवेश करता है तब सुबह के 9 बज चुके थे और फिर भी उन्हें कुछ पता नहीं था क्योंकि वे एक बंद एयर कंडीशनिंग कमरे में थे। चेन फेई ने चेन लुओ का अभिवादन किए बिना उससे कहा कि अगर वह चेन लुओ की तरह बहादुर होता तो वह भी उसके साथ शामिल हो जाता। चेन फेई ने व्यंग्यात्मक रूप से चेन लुओ से कहा कि अगर वह इससे पैसे कमाता है तो उसे न भूलें, जिस पर चेन लुओ ने जवाब दिया कि ठीक है, अगर वह 5 अरब कमाता है तो वह निश्चित रूप से चेन फेई को एक सुपर स्पोर्ट्स कार उपहार में देगा। यह सुनकर चेन फेई जाकर चेन लुओ को गले लगाता है, यह साझा करते हुए कि वह चेन लुओ के शब्दों को याद रखेगा। चेन फेई यह भी कहता है कि चेन लुओ को उसे स्पोर्ट्स कार देने के शब्दों से पीछे नहीं हटना चाहिए और कि रात का खाना तैयार है, इसलिए उन्हें थोड़ा खाते हुए बात करनी चाहिए। चेन लुओ चेन फेई को गले लगाते हुए निराश महसूस करता है, लेकिन इसके विपरीत वह पूरी ताकत से खाने के लिए तैयार है। सुबह 9:15 पर वह जानवर की तरह खाना खा रहा है। यह दर्शाता है कि उसने पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। चेन जियानान और चेन फेई दोनों चेन लुओ के साथ क्या हुआ इसे लेकर उलझन में हैं, लेकिन अचानक उनकी हैरानी के लिए वे अपने कमरे के बाहर से एक अनजान प्रकार की आवाज सुनते हैं। चेन जियानान पूछते हैं कि यह किस तरह की आवाज हो सकती है क्योंकि यह नौकरानी के कमरे से आई लगती है। वह चेन फेई से कहते हैं कि जाकर देखो। चेन फेई सहमत होता है और जांचने जाता है, जबकि दूसरी ओर चेन लुओ गंभीर हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि यह सर्वनाश के आगमन का संकेत है। चेन लुओ भी खड़ा होता है और अपने चाचा चेन जियानान से कहता है कि वह भी जाएगा और देखेगा ताकि अगर नौकरानी घायल हो गई हो तो वह चेन फेई की मदद कर सके उसे अस्पताल भेजने में। लेकिन अंदर से चेन लुओ खुश है क्योंकि वह सोच रहा है कि ऐसा लगता है कि उसके चाचा चेन जियानान और चेन फेई एक दर्दनाक मौत मरेंगे। यहाँ जब चेन फेई कमरे को खोलता है तो वह नौकरानी के कमरे में एक झोंबी को देखकर चौंक जाता है और नौकरानी पहले ही मर चुकी है। कमरा खून से भरा हुआ है। वह चौंक जाता है और जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जल्द ही जब वह देखता है कि झोंबी उसकी ओर बढ़ रहा है तो वह जबरदस्ती दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ मोड़ आता है, या ये कहा जा सकता है कि चेन फेई का बुरा सपना सच हो जाता है क्योंकि चेन लुओ चेन फेई को दरवाजा बंद करने से रोकता है, ये कहते हुए कि वे यह देखने आए थे कि क्या हो रहा है और स्थिति की व्याख्या करने के लिए। तो चेन फेई दरवाजा क्यों बंद कर रहा था? चेन फेई भ्रमित और स्तब्ध होकर चौंक कर चेन लुओ से पूछता है कि वह क्या कर रहा था और उसे दरवाजा बंद करने क्यों नहीं दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, चेन लुओ ने चेन फेई पर बिजली के डंडे से हमला कर दिया, जिससे वह स्तब्ध हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। चेन लुओ हंसते हुए कहते हैं कि वह उन्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। वास्तव में उन्होंने चेन फेई से यह बात इसलिए कही क्योंकि वह चाहते थे कि चेन फेई को ज़ॉम्बीज़ द्वारा खत्म कर दिया जाए, एक दर्दनाक मौत का अनुभव करते हुए। इसी इरादे से वह दरवाजा खोलते हैं और ज़ॉम्बी को बाहर आने देते हैं जो चेन फेई पर हमला करता है। चेन जियानान ने चेन लुओ को यह सब करते हुए देखा और इसलिए चेन जियानान गुस्से में चेन लुओ की ओर बढ़ रहे थे, पूछते हुए कि उन्होंने क्या किया और कसम खा रहे थे कि चेन लुओ को उनके हाथों मरना होगा।
लेकिन जैसा कि हर मुख्य भूमिका के साथ होता है, चेन लुओ अपने डंडे के साथ हमला करने के लिए तैयार था। चेन लुओ खुशी से चेन जियानन को आगे आने के लिए कहता है और जैसे ही चेन जियानन आगे बढ़ता है, चेन लुओ डंडे से चेन जियानन पर हमला करता है। ये देखकर चेन जियानन अपने हाथों से हमले को रोकने की कोशिश करता है, जिस पर चेन लुओ हंसते हुए पूछता है कि क्या चेन जियानन को सच में लगा कि उसके पास बिजली का प्रतिरोध है, इसलिए वह अपने हाथों से रोक रहा था। चेन जियानन पर इलेक्ट्रिक बैटन से हमला होने के बाद वह बेहोश हो जाता है। फिर चेन लुओ चेन फेई के पास जाता है और उस पर हंसता है, ये टिप्पणी करते हुए कि वह जानता है कि यह बहुत दर्द करता है क्योंकि वह इसे सिर्फ चेन फेई को देखकर महसूस कर सकता है। चेन फेई अत्यधिक दर्द में है क्योंकि ज़ॉम्बी उसे खा रहा है, जिससे वह पीड़ा में चिल्ला रहा है। चेन फेई चेन लुओ और अपने पिता से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन चेन लुओ उसे चुप रहने और चिल्लाने से मना करता है, ये कहते हुए कि उसके पास चेन फेई जैसा बेकार बेटा नहीं है। दर्द के बावजूद चेन फेई खुद को चेन लुओ की ओर खींचता है ताकि उसके पैर छूकर माफी मांग सके, उम्मीद करते हुए कि चेन लुओ बाद में उसकी मदद करेगा। चेन लुओ जो पिछले जीवन की घटनाओं के कारण कठोर दिल का है, चेन फेई को सख्ती से कहता है कि उसके पास ना आए क्योंकि उसका पिता जमीन पर पड़ा है। चेन फेई के चिल्लाने और चेन लुओ को कुछ चुनिंदा शब्दों से गाली देने के प्रयासों के बावजूद उसे दर्द की एक और लहर द्वारा बाधित किया जाता है, जो उसके बिगड़ते स्वास्थ्य को दर्शाता है। चेन फेई की बिगड़ती स्थिति को देखकर चेन लुओ का रवैया थोड़ा नरम हो जाता है और वह चेन फेई से कहता है कि वह अकेले इस रोमांचक दृश्य को नहीं देख सकता और उसे एक साथी की जरूरत है। उस टिप्पणी के साथ चेन लुओ फिर से चेन जियानन को छड़ी से छूता है, जिससे वह सदमे से होश में आ जाता है। जैसे ही चेन जियानन को होश आता है और वह चेन फेई की हालत देखता है, वह तनाव में आ जाता है और चेन लुओ के पास जाकर उसके पैर छूकर चेन फेई को बचाने की गुहार लगाता है, क्योंकि चेन फेई चेन लुओ का चचेरा भाई है। हालांकि चेन लुओ कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। कोई और विकल्प न देखकर चेन जियानन ये स्वीकार करना शुरू करता है कि वही था जिसने गुप्त रूप से अपने शेरों में धोखाधड़ी की थी, लेकिन न तो चेन लुओ और न ही चेन फेई को इसके बारे में कुछ पता था। चेन फेई एक निर्दोष व्यक्ति था। फिर चेन लुओ चेन जियानन से पूछता है कि क्या उसे नहीं लगता कि उसे उससे और माफी मांगनी चाहिए। ये सुनकर चेन जियानन स्तब्ध हो जाता है और सोचता है कि चेन लुओ ऐसा क्यों कह रहा है। वो सोचता है कि क्या चेन लुओ को भी इस मामले के बारे में पता है। हालांकि चेन जियानन और फिर भी चेन लुओ के माता पिता की हत्या के लिए माफी मांगने से इनकार करता है। चेन लुओ फिर चेन जियानन से पूछता है कि क्या उसने अपने जवाब के बारे में सोचा है, क्योंकि चेन फेई के पास ज्यादा समय नहीं बचा है और वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। इसके जवाब में चेन जियानन गुस्से में चेन लुओ से तुरंत चेन फेई को बचाने की मांग करता है और वादा करता है कि अगर चेन लुओ ऐसा करता है तो वह पुलिस को नहीं बुलाएगा। चेन जियानन ने चेन लुओ को चेतावनी दी कि अगर वह पुलिस को बुलाता है तो चेन लुओ का भविष्य खतरे में होगा और यह बर्बाद भी हो सकता है। इसके जवाब में चेन लुओ ने कहा कि उसने पहले ही चेन जियानन को एक मौका दिया था, लेकिन अब वह उसे दूसरा मौका नहीं देगा। यह सुनकर चेन जियानन गुस्से में आ गए और चिल्लाने लगे। चेन लुओ को एक एहसान फरामोश कमीना कहने लगे, जो अपने ही चचेरे भाई और चाचा को धोखा देना चाहता है, ये कहते हुए कि चेन लुओ कुत्ते से भी बदतर है। इस पर चेन लुओ निराश होकर चेन जियानन से कहते हैं कि वही एहसान फरामोश है। चेन लुओ चेन जियानन को थप्पड़ मारता है और उसे बताता है कि उसके पिता ने चेन जियानन को असफल होते देखा और कभी किसी चीज में सफल नहीं होते देखा। फिर भी चेन जियानन को चेन लुओ संगठन से मिलवाया, लेकिन बदले में चेन जियानन ने क्या किया, चेन जियानन ने उसके माता पिता के खिलाफ साजिश रची। चेन लुओ समझ नहीं पा रहा था कि चेन जियानन इतनी बेशर्म बातें कैसे कह सकता है। जब तक चेन फेई की मौत नहीं हुई, चेन जियानन दुखी और गुस्से में था। उसने चेन लुओ को जवाब दिया कि वह चेन लुओ के पिता का भाई था और उसने कंपनी में भी योगदान दिया। फिर बदले में उसे क्या मिला। चेन जियानन गुस्से में पूछता है कि क्या चेन लुओ के पिता ने उसे भिखारी समझा था, जो उसे कंपनी में केवल 10% इक्विटी दी। वह सवाल करता है कि क्या इसी वजह से उसे मरना पड़ा। चेन जियानन चेन लुओ को डांटते हुए कहता है कि वह पुलिस की वर्तमान तकनीक से बच नहीं सकता। चेन लुओ यह सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और बताता है कि उन दिनों में भी शेयरों की कीमत थी, क्योंकि 10% शेयर की कीमत 1 अरब 50 करोड़ थी। वह पूछता है कि क्या कोई कर्मचारी 1 अरब 50 करोड़ के शेयर कमा सकता है। चेन लुओ चेन जियानन के बुरे दिल को समझते हुए उसे ज़ॉम्बीज़ की ओर फेंक देता है। गहराई में वह संतोष की भावना महसूस करता है, यह जानकर कि उसके पिता बहुत दयालु थे, जो किसी की मदद कर रहे थे, जैसे कि चेन जियानन, और यह उनके लिए वह एकमात्र चीज थी जो वह कर सकते थे। चेन लुओ अपने माता पिता के बारे में सोचते हुए आंसू भी बहाता है। कुछ समय बाद एक ज़ॉम्बी भी चेन लुओ पर हमला करने आता है। यह देखकर वह महसूस करता है कि जैसा उसने सोचा था, ज़ॉम्बी बनने के बाद लोगों को खाने की इच्छा के अलावा अन्य भावनाएं होना संभव नहीं था। तो जैसे ही ज़ॉम्बी उसके पास आता है, वह बैटन का उपयोग करके उसे बिजली का झटका देता है। चेन लुओ बताते हैं कि भले ही ज़ॉम्बी डर महसूस नहीं करते, वे दर्द और लकवा महसूस कर सकते हैं और उन्हें चौंकाने वाली तकनीकें उन पर काम करती हैं। ज़ॉम्बी को चौंकाने के बाद वह तलवार निकालता है और उसके सिर के बीच में वार करता है, ये समझाते हुए कि ज़ॉम्बी को मारना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि उन्हें बस भौहों के बीच के शरीर के हिस्से को भेदना होता है। उस समय चेन लुओ मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि भले ही किसी को मारना घृणास्पद था, उस हिस्से को भेदना अद्भुत था, क्योंकि इससे एक छिपा खजाना, जिसे कोर क्रिस्टल कहा जाता है, प्रकट होता था। क्रिस्टल को इकट्ठा करने के बाद वह इसे अपने शून्य में संग्रहित करते हैं और चेन जियानन को बताते हैं कि यह बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। महाप्रलय की शुरुआत में क्रिस्टल की रैंक कम थी। फिर चेन लुओ सोचते हैं कि ज़ॉम्बी प्रकोप की शुरुआत में, चाहे वह एक क्षमता उपयोग करता हो या एक ज़ॉम्बी, एक क्रिस्टल भौहों के बीच पैदा होगा। कोर क्रिस्टल के अंदर की ऊर्जा न केवल जागृतों को उनकी पुनर्प्राप्ति में तेजी लाने में मदद कर सकती थी, बल्कि जागृत को मजबूत बनने में भी सहायता कर सकती थी। संक्षेप में यह चेन लुओ के लिए एक मूल्यवान खजाना था और उन्होंने जितना संभव हो सके उतने इकट्ठा करने का निर्णय लिया। चेन लुओ बताते हैं कि क्रिस्टल का आकार और रंग लक्ष्य की क्षमता और युद्ध कौशल के अनुसार बदल जाएगा। उदाहरण के लिए आग प्रकार की क्षमता वाले उपयोगकर्ता या ज़ॉम्बी का क्रिस्टल लाल रंग का होगा, जबकि हवा प्रकार की क्षमता वाले उपयोगकर्ता या ज़ॉम्बी का क्रिस्टल हरा होगा। अंत में वह उल्लेख करता है कि एक अंतरिक्ष प्रकार की क्षमता वाले उपयोगकर्ता या ज़ॉम्बी का क्रिस्टल पारदर्शी रंग का होगा। फिर चेन लुओ को याद आता है जब उसने लाइटनिंग किंग के सिर से बिजली का कोर क्रिस्टल प्राप्त किया था। यह एक अंडे के आकार का गहरा बैंगनी क्रिस्टल था। घर से बाहर निकलते ही चेन लुओ एक ज़ॉम्बी से मिलता है। उसे देखकर वह हंसता है, यह कहते हुए कि ज़ॉम्बी बहुत जीवंत था। इसका मतलब है कि वह ज़ॉम्बी निश्चित रूप से उसके चाचा की बहुत मदद करने की कोशिश कर रहा था। ज़ॉम्बी चेन लुओ पर हमला करता है, जो फिर अपनी लाठी निकालता है और ज़ॉम्बी पर इस्तेमाल करता है। एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहता है कि उसके चाचा उसे अच्छा इनाम देंगे। लाठी से ज़ॉम्बी चौंक जाता है और फिर क्रिस्टल लेते समय चेन लुओ फिर से व्यंग्यात्मक रूप से पूछता है कि क्या ज़ॉम्बी की मदद करने के लिए इनाम लेना, जैसा कि उसके चाचा ने किया था, बहुत ज्यादा नहीं था। चेन लुओ सब कुछ हल्के फुल्के और मजेदार तरीके से ले रहा था। दूसरी ओर धर्मराजा चेन लुओ को ज़ॉम्बीज़ को इतनी कठोरता से मिटाते हुए देखकर हैरान था और सोच रहा था कि चेन लुओ इतना क्रूर क्यों है। चेन लुओ कार के पास आया और धर्म से कहा कि उसे लगता है कि वे जल्द ही जाग जाएंगे, इसलिए उनके लिए बाहर रहना सुरक्षित नहीं है।
उन्होंने धर्मा को यह भी बताया कि उसे थोड़ी देर के लिए उसके घर आना होगा और जागने के बाद वह जा सकता है। घर के अंदर कई ज़ॉम्बी की लाशें थीं जिन्हें चेन लुओ ने मारा था। यह देखकर धर्मा घबराने और भौंकने लगा। चेन लुओ ने उसे घबराने से मना किया, यह आश्वासन देते हुए कि वह धीरे धीरे इसकी आदत डाल लेगा। इसके बाद चेन लुओ चुपचाप एक सेब छील कर खा रहा था, जबकि धर्मा अपने शरीर में एक अजीब सेंसेशन महसूस कर रहा था। अचानक चेन लुओ ने देखा कि धर्मा से बिजली जैसी किरणें निकल रही थीं। यह देखकर चेन लुओ थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि धर्मा की जागृति क्षमता का क्या प्रभाव हो सकता है। जब धर्मा अपनी रोशनी जागृत कर रहा था, बिजली की क्षमता, चेन लुओ डर गया और एक सोफे के पीछे छिप गया, सोचते हुए कि क्या हो रहा है और क्या वह धर्मा की बिजली की चपेट में आने वाला पहला व्यक्ति होगा। लेकिन उसकी आश्चर्य की बात यह थी कि धर्मा ने चेन लुओ पर हमला नहीं किया और अपनी बिजली जागरण की स्थिति से आराम कर लिया। फिर चेन लुओ खड़ा हुआ और साझा किया कि एक प्रतिभा मजबूत है या नहीं, यह मुख्य रूप से दो पहलुओं पर निर्भर करता है। पहला था जागृति का समय जितना पहले हो, और दूसरा था क्षमता की वृद्धि जितनी तेज हो। फिर चेन लुओ थोड़ा उदास हो गया, ये महसूस करते हुए कि लाइटनिंग किंग धर्मा शायद अपनी बिजली की प्रतिभाओं के शिखर पर था। वह धर्मा से ईर्ष्या महसूस कर रहा था, ये सोचते हुए कि वह कुत्ते से भी बदतर है। वह इस बात से थोड़ा उदास था कि कुत्ता उससे ज्यादा शक्तिशाली था। अचानक कहीं से सेब जमीन पर गिर गए। पहले तो वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन जल्द ही वह अजीब तरह से मुस्कुराया, यह कहते हुए कि ऐसा लगता है कि वह भी दूसरों की तरह काफी प्रतिभाशाली है। फिर चेन लुओ फिर से खड़ा हुआ और इस बार वह बहुत गंभीर दिख रहा था। उसने अपने हाथ में गेंद जैसी कोई चीज उठाई और अचानक उसने दीवार पर हमला कर दिया। दीवार में एक छेद हो गया और यह देखकर धर्मा हैरान रह गया और उसे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन चेन लुओ खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि यह बहुत बुरा है कि उसके शून्य गेंद हमले ने उसकी क्षमता शक्ति का 25% ले लिया। इसके अलावा उसका हमला सबसे निचले स्तर के ज़ॉम्बी को भी तुरंत खत्म नहीं कर सका। उसने तय किया कि उसका पहला कदम एक कोर क्रिस्टल को अवशोषित करना और जल्दी से स्तर बढ़ाना होगा। अपने पिछले जीवन में लाइटनिंग किंग धर्म और लिंग यांजी दोनों राजा स्तर के थे। उन्होंने यह भी साझा किया कि अपने पिछले जीवन में उनका शरीर भी राजा स्तर का था, लेकिन जब उन्होंने लाइटनिंग किंग का कोर क्रिस्टल अवशोषित किया तो वह एक और स्तर पर पहुंच गए। साथ ही उस समय उन्हें इसका उपयोग नहीं पता था, क्योंकि बिना भोजन, बिना पेय और बिना किसी के साथ जीवन का कोई अर्थ नहीं था, इसलिए मर जाना बेहतर था। इस तरह उसने बहुत सोचा और फिर दृश्य 5 मिनट बाद बदल गया, जहां चेन लुओ अभी भी विचार कर रहा था। इस बार वह सोच रहा था कि प्रगति के अनुसार अगर वह लगभग 20 कोर क्रिस्टल्स को अवशोषित कर लेता है तो वह रैंक 2 की क्षमता वाला उपयोगकर्ता बन जाएगा। फिर चेन लुओ ने जम्हाई ली और धर्मा से कहा कि उसे किसी तरह अपनी क्षमता का उपयोग करना होगा। इसलिए चेन लुओ ने उसे आदेश दिया कि वह शरीर की शक्ति को गले में संकेंद्रित करे और उसे जमा करे। फिर जिस दिशा में वह देखे उसमें उसे छिड़क दे। आदेश का पालन करते हुए धर्मा ने वही किया और उसके मुंह से जो बिजली की चमक निकली वह विशाल थी। यह देखकर चेन लुओ खुश हुआ और धर्मा के सिर पर थपथपाया, उसे एक समझदार और अच्छा कुत्ता कहा। फिर चेन लुओ ने धर्मा से कहा कि पहले उसके साथ कोल्ड स्टोरेज चले, क्योंकि सबसे पहले उन्हें जो सामान इकट्ठा किया था उसे स्टोर करना था। धर्मा खुशी खुशी चेन लुओ के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद चेन लुओ सुपर चेन जियानिनेट गए और उसके सामने खड़े होकर उसने खुशी से धर्मा से सुपर चेन जियानिनेट के आकार को देखने के लिए कहा, क्योंकि यह बहुत बड़ा था, यह संकेत देते हुए कि अंदर बहुत सारे संसाधन होंगे। फिर उसने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि हर कोई कहता है कि कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, यह संकेत देते हुए कि अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी और वे ज़ॉम्बीज़ को उन्हें लेने नहीं दे सकते। चेन लुओ ने धर्मा से पूछा, अगर वे ज़ॉम्बीज़ से लड़ें और सारी चीजें ले लें तो क्या होगा? जिस पर धर्मा ने सहमति जताई और खुशी से कहा कि चलो शुरू करते हैं। चेन लुओ ने अपनी कवच और हथियार निकाले। फिर धर्मा से कहा कि अगर वह कर सके तो हमला करे और सीधे लड़ाई न करे, बल्कि अपने फुर्तीले शरीर का उपयोग करके हमलों से बचें। धर्मा ने जवाब दिया कि वह समझ गया, तो वे एक साथ लड़ने लगे और आसानी से उन्हें हरा रहे थे। लेकिन अचानक जब धर्मा ने एक लड़की पर अपनी बिजली की शक्ति से वार किया तो वह यह देखकर चौंक गया कि उसके शरीर पर कोई खरोंच नहीं आई। धर्मा सोच रहा था कि उसके साथ क्या गलत था, लेकिन चेन लुओ ने उसे दिलासा दिया कि चिंता न करें, बस उन्हें दूर ले जाने की कोशिश करें। धर्मा ने समझ लिया और उन्हें सुपर चेन जियानिनेट से दूर ले जाने के लिए लड़ाई शुरू कर दी। धर्मा को आसानी से उन्हें हराते हुए देखकर चेन लुओ धर्मा से सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह सुपर चेन जियानिनेट के अंदर जा रहा था और जल्द ही वापस आ जाएगा। सुपर चेन जियानिनेट के अंदर उच्च गुणवत्ता वाली चीजें और सामग्री देखकर चेन लुओ खुश हो गया, क्योंकि वह सही था कि विला के सामने सुपर चेन जियानिनेट में ऐसी गुणवत्ता वाले उत्पाद होंगे। फिर चेन लुओ अपनी शून्यता खोलता है और अंदर की सभी उपयोगी चीजों को अवशोषित करना शुरू कर देता है, हंसते हुए और चिल्लाते हुए कि अब यह सब उसका है। धीरे धीरे चेन लुओ ने सब कुछ अवशोषित कर लिया, यहाँ तक कि ज़ॉम्बीज़ के सिर से क्रिस्टल भी निकाल लिए। सारा काम करते हुए और खाद्य पदार्थों और क्रिस्टलों को अवशोषित करते हुए वह खुशी से जम्हाई लेते हुए बाहर आया, क्योंकि क्षमता स्थान बड़ा था और जब सब कुछ मुफ्त था तो यह शानदार था। फिर उसने धर्मा से कहा कि अब उनके जाने का समय हो गया है, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि धर्मा अपनी जान बचाने के लिए एक ज़ॉम्बी से भाग रहा था। तो चेन लुओ ने जाकर उस राक्षस को हराकर धर्मा को बहुत आसानी से बचा लिया। जिसके बाद धर्मा रो रहा था, सोच रहा था कि उसका मालिक ज़ॉम्बीज़ को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है जबकि वह नहीं कर सकता। तो चेन लुओ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धर्मा से कहा कि वह परेशान न हो, उसे आश्वस्त किया कि वह पहले से ही बहुत अच्छा है, उसे बस मेहनत करनी थी और कुछ समय बाद वह सबसे अच्छा और सबसे कूल कुत्ता बन जाएगा। ये सब सुनकर धर्मा खुश हो गया और ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसे कुछ बड़ा मिल गया हो। फिर चेन लुओ ने धर्मा से कहा, चलो कोल्ड स्टोरेज चलते हैं। जब वे कोल्ड स्टोरेज की ओर जा रहे थे तो रास्ते में किसी ने पीछे से उन्हें रुकने के लिए कहा। वह एक अजनबी व्यक्ति था जिसने चेन लुओ को जीवित देखा, इसलिए उसने चेन लुओ से एक पल रुककर बात करने के लिए कहा। लड़के ने चेन लुओ से पूछा कि क्या वह जानता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसने पुलिस को फोन किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। चेन लुओ ने बहुत शांति से जवाब दिया कि यह स्पष्ट था कि यह एक प्रलय और ज़ॉम्बी प्रकोप था। यह सुनकर लड़का डर गया और स्थिति पर विचार करने लगा, लेकिन जल्द ही उसने खुशी से चेन लुओ से पूछा कि क्या वे एक दूसरे के साथी बन सकते हैं, यह सुझाव देते हुए कि वे सर्वनाश में एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। चेन लुओ ने सीधे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, कहा कि उसे इसकी जरूरत नहीं है और आगे बढ़ गया। लड़का चेन लुओ को रुकने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन चेन लुओ फिर नहीं रुका। वहां से जाने के बाद चेन लुओ सोच रहा था कि उसने कुछ अनुयायियों को स्वीकार करने की योजना बनाई थी, लेकिन केवल श्रेष्ठ लोगों को। इसलिए उसने खुद को इतना निर्दयी होने के लिए दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि भले ही उसके पास कई संसाधन थे, वे अनंत नहीं थे और उसे सावधान रहना था। अचानक रास्ते में उसने कुछ देखा और कार रोक दी। वास्तव में सड़क पर बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। चेन लुओ ने सोचा कि उन्हें याद था कि वे केवल उसी विशेष सड़क से कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच सकते थे, लेकिन वह ज़ॉम्बी द्वारा अवरुद्ध थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उन्हें सभी को मारना होगा। फिर चेन लुओ कार से बाहर निकले और धर्मा से कहा कि वह घूमने जाए और सतर्क रहे।
उन्होंने ज़ॉम्बीज से लड़ाई शुरू की और चेन लो इलेक्ट्रिक बैटन का उपयोग करके उन्हें एक एक करके मार रहे थे। कुछ ज़ॉम्बीज ने उन पर छुपकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन चेन लो चालाक थे, इसलिए उन्होंने उन ज़ॉम्बीज को मात दे दी। इसके अलावा एक ज़ॉम्बी ने उनके बाइसेप्स को काट लिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से चेन लो ने बस ज़ॉम्बी को अपने हाथों से फेंक दिया और बताया कि उनकी आर्मर मिश्र धातु की बनी थी, तो ऐसे निम्न स्तर के ज़ॉम्बीज उसे कैसे तोड़ सकते थे। फिर उसने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की कि शहर में कोई दंत चिकित्सक नहीं था जो उनके दांत फट सके, और अगर उनके दांत गिर गए तो भविष्य में वे केवल अपनी जीभ से चाटने पर निर्भर रह सकते हैं। लेकिन अचानक वह हंसता है और उन्हें इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि उनके लिए कोई भविष्य नहीं था। अचानक चेन लो के आश्चर्य के लिए उसकी इलेक्ट्रिक बैटन डिस्चार्ज हो गई और बिजली पैदा करना बंद कर दिया। उस समय चेन लो स्तब्ध और तनावग्रस्त था, ये नहीं जानता था कि आगे क्या करना है। ज़ॉम्बीज आए और चेन लो से बैटन छीनने लगे, तो चेन लो ने तनाव में उन्हें बैटन दे दी, कहते हुए कि अगर वे चाहें तो ले सकते हैं। आश्चर्यजनक रूप से वह सिर्फ कुछ समय खरीदने की कोशिश कर रहा था। उसे समय की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि उसे अपने शून्य से एक नया डंडा निकालना था। तो एक नया डंडा निकालने के बाद उसने ज़ॉम्बीज को मिटाना शुरू कर दिया। सभी को हराने के बाद उसने उनके अंदर से सभी क्रिस्टल इकट्ठा किए। फिर दृश्य कुछ समय बाद बदल गया, जहां धर्मा भी आकर चेन लुओ के बगल में खड़ा हो गया। उसे उलझन में देखते हुए सोच रहा था कि वे कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं जा रहे थे, वे क्यों रुके हुए थे और वे कहां थे। चेन लुओ फिर धर्मा को आने के लिए कहता है और उसे एक ट्रक दिखाता है, ये साझा करते हुए कि भारी ट्रक मिश्र धातु के कवच और इलेक्ट्रिक बैटन से अधिक अद्भुत था, क्योंकि उसने ट्रक को सर्वनाश के दिन के लिए वहां रखा था। यह सुनकर धर्मा प्रभावित हो गया और खुशी से चेन लुओ की ओर देखा। चेन लुओ धर्मा से ट्रक पर चढ़ने के लिए कहते हैं क्योंकि वह इसे चलाएगा। फिर वह आगे बढ़ता है और एक बंद दरवाजा आ रहा था। यह देखकर चेन लुओ धर्मा से पूछता है कि वह देखे कि वह क्या करने वाला है। ऐसे ट्रक के साथ उन्हें बाहर जाकर दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं थी, तो उसने ट्रक से आसानी से दरवाजा तोड़ दिया। ये देखकर धर्मा हैरान रह गया, जबकि चेन लुओ को यह एक नायकीय करतब जैसा लग रहा था। आगे बढ़ने पर वे सैकड़ों ज़ॉम्बीज से मिले और वहां चेन लुओ ने बताया कि उसे पहले से ही पता था कि उन सैकड़ों ज़ॉम्बीज को इलेक्ट्रिक बैटन से मारने में बहुत समय लगेगा, जिससे उसकी बिजली भी बर्बाद होगी। फिर बिना समय बर्बाद किए चेन लुओ ने ट्रक से ज़ॉम्बीज को मारा और उन्हें दूर फेंक दिया। इस तरह के कार्य में धर्मा हैरान और रो रहा था, सोचते हुए कि उसका मालिक कितना निर्दयी है। दूसरी ओर उस कोल्ड स्टोरेज की दूसरी मंजिल पर फांग और लेंग नाम के दो लड़के और मिया नाम की एक लड़की थी। ऊपर से चेन लुओ को देखकर वे प्रभावित हुए। लेंग ने कहा कि उसे लगता है कि चेन लुओ का ट्रक उनके कोल्ड स्टोरेज में अन्य वाहनों से कहीं अधिक मजबूत था। मिया ने फांग और लेंग को सुझाव दिया कि उन्हें चेन लुओ से कहना चाहिए कि वह उन्हें कोल्ड स्टोरेज से बाहर ले जाए। फांग ने पूछा कि अगर चेन लुओ अकेला था तो वह उनके लिए जोखिम क्यों उठाएगा, क्या वह उनका पिता था। फांग ने यह भी कहा कि उसे लगता है कि चेन लुओ एक निर्दयी व्यक्ति था, नहीं तो वह जो उसने अभी किया वह नहीं कर पाता। और चेन लुओ को शायद पता है कि उनके कोल्ड स्टोरेज में संसाधन थे, इसलिए चेन लुओ संसाधन लेने आया था और एक बार जब उसे वे संसाधन मिल जाते तो वह चला जाता और उनकी परवाह नहीं करता। फैंग ने फिर सुझाव दिया कि मदद मांगने के बजाय उन्हें खुद की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए और वे चेन लुओ के ट्रक को छीन सकते हैं, क्योंकि यह परिवहन का सबसे विश्वसनीय साधन था। ट्रक उनके अपने हाथों में होगा। लेंग ने उनसे कहा कि देखें कि चेन लुओ ऐसा लगता है कि कवच पहने हुए हैं। फैंग ने फिर कहा कि उन्हें बस ट्रक छीनने की जरूरत है और वे सुरक्षित रहेंगे, तो वे इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेंग भी फेंक से गुस्से में सहमत होता है, क्योंकि चेन लुओ ठंडे भंडारण से संसाधन चुराने आया था जो अक्षम्य था। तो कुछ सेकंड बाद जब चेन लुओ ज़ॉम्बीज से क्रिस्टल निकाल रहा था, मिया उसके पास आई और ज़ॉम्बीज को मारकर उन्हें बचाने के लिए उसका धन्यवाद किया। ये सुनकर चेन लुओ सोचने लगा कि वे उसका धन्यवाद क्यों कर रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वे उससे ठंडे भंडारण से सुरक्षित बाहर ले जाने के लिए कहेंगे। फिर चेन लुओ मिया से पूछता है कि क्या वे वहां के एकमात्र जीवित बचे लोग थे। मिया जवाब देती है हाँ, क्योंकि केवल वे 3 ही बचे थे। जब मिया चेन लुओ को बातों में उलझा रही थी, फांग और लेंग पीछे से आए और उन्होंने चेन लुओ के कंधे पर हाथ रखा, जिससे चेन लुओ समझ गया कि वे उसकी चीजें छीनने की कोशिश करने वाले हैं। तो उसने सोचा कि क्या सच में कुछ समय पहले वे उसका धन्यवाद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे उसकी चीजें छीनने वाले हैं। फांग ने चेन लुओ से कहा कि वह प्रतिरोध न करे और चिंता न करे, क्योंकि वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाले थे। उनके इस कृत्य से चेन लुओ गुस्से में आ गया और सोचने लगा कि कठिन परिस्थितियों में यह वास्तव में मानव स्वभाव की क्रूरता को अनंत रूप से बढ़ा देगा और दयालुता सबसे कम मूल्यवान और सबसे हानिकारक चीज थी। प्रलय। अचानक फांग और अन्य लोगों के आश्चर्य के लिए एक कुत्ता उनकी ओर भौंकता हुआ आया। ये देखकर फांग पूछता है कि कुत्ता कहां से आया। लैंग जवाब देता है कि उसे लगता है कि कुत्ता अभी तक संक्रमित नहीं हुआ था। जब वे धर्मा के प्रकट होने से विचलित थे, चेन लुओ को अपना शून्य खोलने का समय मिल गया, क्योंकि अब उसे उनके सामने अपनी शून्य क्षमता को उजागर करने की चिंता नहीं थी। तो चुपके से उसने डंडा निकाला और उनसे हमला किया। अंत में उसने कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मृत लोग बिल्कुल नहीं बोलते। जब उसने दोनों लड़कों को मार डाला तो मिया डर गई और चेन लुओ से उसे न मारने की गुहार लगाने लगी। चेन लुओ ने सोचा कि वह उसे क्यों नहीं मारेगा, सिर्फ इसलिए कि वह एक लड़की थी। मिया मदद के लिए चिल्लाते हुए दौड़ने लगी। ये देखकर चेन लुओ ने कहा कि वह बहुत तेज दौड़ती दिख रही थी, इसलिए उसने धर्मा से कहा कि वह उसका लक्ष्य है। धर्मा ने फिर समय बर्बाद नहीं किया और मिया पर पीछे से हमला किया। मिया जमीन पर गिर गई और चेन लुओ उसके पास आया, उसे बैटन से बेहोश कर दिया। उसने कहा कि यही कारण है कि हर कोई कहता है कि जो पहले वार करता है उसे फायदा होता है। उन्हें मारने के बाद वह धर्मा से सब कुछ स्टोर करने के लिए तैयार होने को कहता है। तो उन्होंने मसाले, समुद्री भोजन, चिकन, बत्तख, विभिन्न प्रकार के मांस, सुअर के पैर का मांस, इंस्टेंट सब्जियां, फल इकट्ठा किए। और जो और भी आश्चर्यजनक था वह यह कि सब कुछ 99.19 टन से अधिक मात्रा में था। अंत में चेन लुओ ने धर्मा के साथ साझा किया कि उन्हें कोल्ड स्टोरेज से 60,000 टन संसाधन मिले। वापस जाते समय चेन लुओ ने धर्मा से कहा कि वे कुछ आराम के लिए घर जा रहे हैं और फिर वे अनाज भंडारण में और लूटने जाएंगे। चेन लुओ ने फिर सोचा कि सूरज वे कैसा कर रहा था। अचानक चेन लुओ ने अपने ट्रक के सामने एक लड़के को देखा जो मदद मांग रहा था और उसे सवारी की पेशकश कर रहा था। लेकिन चेन लुओ ने देखा कि लड़के ने अपनी शर्ट के नीचे कई चीजें छुपा रखी थीं और उसे सवारी देना शायद अच्छा विचार नहीं था। वास्तव में चेन लुओ सावधानी बरत रहा था, क्योंकि उसकी जीवित रहने की नीति उसे किसी भी खतरे को उठने नहीं देने देती थी, भले ही वह खतरा छोटा ही क्यों न हो। चेन लुओ को न रुकते देख लड़का लगातार उसे रुकने के लिए कहता रहा, लेकिन चेन लुओ ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर लड़का रास्ते से नहीं हटेगा तो वह उसके ऊपर से गाड़ी चला देगा। ट्रक को आते देख लड़का डर गया और एक तरफ हट गया। फिर गुस्से में चिल्लाने लगा कि चेन लुओ ने उसे टक्कर मारने की हिम्मत कैसे की और अब चेन लुओ को इसका पछतावा होगा, क्योंकि जब भी उसे मौका मिलेगा वह जरूर उससे बदला लेगा।
यह सुनकर चेन लुओ को गुस्सा आया और उसने सोचा कि पहले किसी से नाराजगी रखने का मतलब था कि किसी के पीछे कुछ बुरा कहना या कोई योजना बनाना, लेकिन अब सर्वनाश के बाद, शक्तियों के जागने के बाद हर किसी के पास लोगों को मारने का मौका था। तो चेन लुओ ने धर्मा लाइटनिंग किंग से पूछा कि क्या उसने सुना कि लड़के ने कहा कि वह कुत्ते का मांस खाना चाहता है। ये सुनकर धर्मा ने कहा कि भले ही वह मानव भाषा नहीं समझता था, उसे विश्वास था कि लड़के ने कुत्ते का मांस नहीं कहा। जैसे ही चेन लुओ रुका, लड़का गुस्से में उसकी ओर बढ़ा, बदला लेने के इरादे से, लेकिन अचानक वह चौंक गया जब उसने देखा कि एक कुत्ता उसकी ओर आ रहा है। लड़के ने देखा कि कुत्ता हमला करने वाला है, इसलिए उसने एक छड़ी से वापस हमला करने की कोशिश की, लेकिन धर्मा दूसरी तरफ था। सोच रहा था कि उसे परवाह नहीं थी कि लड़का कुत्ते का मांस खाना चाहता है या नहीं। अगर गुरु ने कहा कि वह लड़के को मरते देखना चाहता है तो लड़के को मरना ही होगा। तो बिना समय बर्बाद किए धर्मा ने लड़के पर बिजली का प्रहार किया और लड़का बेहोश हो गया। यह सुनकर चेन लुओ ने धर्मा से कहा कि यह सुनिश्चित करें कि लड़का मर चुका है, इसलिए सिर्फ बिजली का उपयोग न करें। धर्मा ने चेन लुओ की ओर भ्रमित होकर देखा तो चेन लुओ ने जवाब दिया और धर्मा को समझाया कि युद्ध में अगर उसने कोई हिचकिचाहट दिखाई तो वह मर जाएगा। केवल अगर वह सर्वनाश के अनुकूल हो जाता तो वह सुरक्षित रूप से जीवित रह पाता। यह सुनकर धर्मा ने गुस्से में लड़के को काट लिया। यह देखकर चेन लुओ ने खुशी से प्रतिक्रिया दी कि यही वह बात कर रहा था। चेन लुओ ने धर्मा की प्रशंसा की कि उसने अकेले और आसानी से उस लड़के को हरा दिया। इसके बाद चेन लुओ धर्मा से घर वापस जाने के लिए कहता है। विला पहुंचने पर चेन लुओ धर्मा से कहता है कि विला की सड़क बहुत संकरी है, इसलिए भारी ट्रक को पार्क करना आसान नहीं होगा। इसलिए चेन लुओ धर्मा से कहता है कि वह ट्रक से बाहर आकर ज़ॉम्बीज़ को दूर ले जाने में मदद करे। वह धर्मा से यह भी कहता है कि वह ट्रक को सड़क के किनारे रोक देगा। धर्मा सहमत होता है और ट्रक से बाहर आकर ज़ॉम्बीज़ को ट्रक की विपरीत दिशा में ले जाता है। यह देखकर चेन लुओ बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने सोचा कि जब लाइटनिंग किंग धर्मा ज़ॉम्बीज़ को दूर ले जाएगा तो वे अंततः वापस आ जाएंगे। उस समय ज़ॉम्बीज़ मुफ्त कार देखभाल करने वाले मजदूरों की तरह काम करेंगे, जिससे अन्य जीवित लोग उसके ट्रक के पास आने या उसे नुकसान पहुंचाने से बचेंगे। वह राहत की सांस भी लेता है, सोचते हुए कि सौभाग्य से उसके पुनर्जन्म का कोई तितली प्रभाव नहीं हुआ और सुधा जुए ज़ॉम्बी नहीं बना। ये सुरक्षित होना चाहिए। अचानक एक ज़ॉम्बी चेन लुओ पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए वह उसे हराने के लिए एक इलेक्ट्रिक बैटन का उपयोग करता है। जब चेन लुओ लड़ रहा था तब सुधा जुए एक लड़की के साथ विला में पहुंचा। चेन लुओ को इस तरह लड़ते देख सुधा जुए ने उसकी प्रशंसा की। लड़की ने नॉमपोश और कहा कि इलेक्ट्रिक बैटन इतना मजबूत था कि चेन लुओ को डर नहीं लगेगा, भले ही वह किसी ज़ॉम्बी से मिले। ये बताते हुए कि चेन लुओ इतना बहादुर क्यों था। लड़ाई खत्म होने के बाद सुधा जुए ने चिल्लाकर चेन लुओ को अपनी जगह के बारे में बताया। सुधा जुए को जीवित देखकर चेन लुओ खुश था क्योंकि यह वही था जिसकी उसे उम्मीद थी। हालांकि वह लड़की को देखकर भी हैरान था और उसने उसे चेन लोजिंग के रूप में पहचाना। चेन लोजिंग और सुधा जुए दोनों ने चेन लुओ के साथ कुछ चर्चा शुरू की। चेन लुओ ने उनसे कहा कि इस बारे में खुलकर बात न करें और जल्दी चलें, क्योंकि अगर वे ज़ॉम्बी से मिले तो परेशानी होगी। ये सुनकर चेन लोजिंग बहुत खुश नहीं दिखी और अजीब चेहरा बनाया। अजीब चेहरा बनाते हुए भी चेन लोजिंग ने हाँ में जवाब दिया। हालांकि अंदर से वह सोच रही थी कि उसे चेन लुओ के प्रति अपनी स्नेह बढ़ाने की जरूरत है। सुधा जू और चेन लुओ दोनों के संरक्षण में वह सुरक्षित रह सकती थी और देश से बचाव का इंतजार कर सकती थी। तो देखते हैं कि वास्तव में चेन लुओ की तरफ से क्या होता है। जैसे ही चेन लुओ विला में दाखिल हुआ और ज़ॉम्बीज़ से लड़ना शुरू किया, वह सुधा जू के बारे में सोच रहा था। चेन लुओ सोचता है कि क्या सुताजू ज़ॉम्बी प्रकोप के दौरान विला क्षेत्र के अंदर भाग गया या सुताजू दीवार पर चढ़कर किसी विला में छिप गया। फिर वह बहुत निराश महसूस करता है कि उसे याद नहीं आ रहा कि सुताजू किस विला में छिपा हो सकता है, क्योंकि उसे केवल आसपास का क्षेत्र याद है। चेन लुओ ने फिर ज्यादा न सोचने और उस तरकीब का उपयोग करने का फैसला किया। अचानक उसने सुताजू का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया, पूछते हुए कि क्या सुताजू उसे सुन सकता है और अगर हाँ तो वह कहाँ है। चेन लुओ को ऐसा देखकर धर्मा हैरान रह गया और सोचने लगा कि उसका मालिक क्या कर रहा है, क्योंकि इससे ज़ॉम्बीज़ बाहर आ जाएंगे। दूसरी ओर सुताजू विला में छिपा हुआ था और आवाज सुनकर उसने समझा कि यह और कोई नहीं बल्कि चेन लुओ है। चेन लोजिंग ने सुताजू से जाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि चेन लुओ पागल हो रहे थे और ज़ॉम्बीज़ को बाहर लाने से नहीं डर रहे थे। उसे विश्वास था कि चेन लुओ न केवल मरना चाहते थे बल्कि उन्हें भी मरवाना चाहते थे। ये सुनकर सुताजू ने भी सोचा, भाई चेन लुओ के स्मार्ट दिमाग के साथ क्या चेन लुओ नहीं जानते थे कि चिल्लाना खतरनाक है और चेन लुओ उसे खोजने के लिए उस तरीके का उपयोग क्यों कर रहा था। चेन लुओ ने फिर से सुताजू का नाम पुकारा और उसके ठिकाने के बारे में पूछा। सुताजू के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे बाहर आकर चेन लुओ से मिलना पड़ा। ये सुनकर चेन लोजिंग ने कहा कि वह भी उसके साथ आएगी और सुताजू से उसे अकेला न छोड़ने की विनती की। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने चेन लुओ को ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए देखा। चेन लोजिंग ने फिर से सुताजू को उकसाने की कोशिश की। फिर वह क्षण आया जब सुताजू ने चेन लुओ की प्रशंसा की और चेन लोजिंग चेन लुओ को इस तरह देखकर चौंक गई। तो वास्तव में चेन लुओ ने चेन लोजिंग को देखकर सोचा, वह इस लड़की को कैसे भूल सकता है, जैसे कि अपने पिछले जीवन में वह एक बोझ थी और लगभग उन्हें मरवा दिया था। चेन लुओ ने यह भी साझा किया कि चेन लोजिंग बहुत चालाक थी। उसे अपने पिछले जीवन से याद था कि पानी शुद्ध नहीं था और वह नल का पानी पीने से डरती थी, इसलिए वह हमेशा पहले सुताजू को पानी देकर प्रयोग करती थी। इसके बाद भी जब चेन लुओ की जोड़ी सुताजू के साथ बनी तो चेन लोजिंग ने दोनों के प्रति विभिन्न तरीकों से स्नेह दिखाने की कोशिश की। पहले वह सुताजू के पास गई और उसे बताया कि वह उसके पास बहुत सुरक्षित महसूस करती है, भाई चेन लुओ के विपरीत। फिर जब वह चेन लुओ के पास गई तो उसने कहा कि उसे चेन लुओ बहुत ईमानदार लगे जब उसने पहली बार उसे देखा, भाई सुताजू के विपरीत। चेन लुओ ने यह भी साझा किया कि भोजन वितरित करते समय चेन लोजिंग हमेशा पहले एक हिस्सा छुपा लेती थी, फिर भूखी और दयनीय बनकर अभिनय करती थी। सुताजू को धोखा देकर उसका हिस्सा ले लेती थी, सुताजू को एक जोकर की तरह मानती थी। अंत में चेन लुओ ने सोचा कि अगर चेन लोजिंग इस वर्तमान जीवन में फिर से इतनी बेशर्म होने की हिम्मत करती है तो वह उसे दोष नहीं दे सकता कि उसने उसका उपयोग किया, ताकि सुताजू समझ सके कि लोगों के दिल कपटी होते हैं। फिर चेन लुओ सुताजू को अपने घर आने का प्रस्ताव देते हैं ताकि वे दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकें, जिसके लिए सुताजू चेन लुओ को धन्यवाद देते हैं। चेन लोजिंग उन्हें बीच में रोकती है और चेन लुओ से अपना परिचय कराती है। वह यह भी कोशिश करती है कि चेन लुओ के साथ एक संबंध बनाए, ये कहकर कि उनका उपनाम एक जैसा है, ये सुझाव देते हुए कि वे शायद 500 साल पहले एक ही परिवार से थे। आश्चर्यजनक रूप से जब चेन लोजिंग चेन लुओ से बात कर रही थी तो उस पर धर्मा ने हमला कर दिया। धर्मा ने छलांग लगाई और उसका बैग फाड़ दिया, जिससे अंदर से कई संसाधन बाहर गिर गए। यहाँ तक कि चेन लुओ भी इतनी सारी चीजें देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि चेन लोजिंग अपने बैग की इतनी जोर से रक्षा क्यों कर रही थी। उसे लगा कि शायद उसने उसमें कुछ स्नैक्स छुपा रखे थे और वह उनके जाने के बाद उनका आनंद लेने की योजना बना रही थी। फिर चेन लुओ ने उसकी परवाह न करने का फैसला किया और ठंडा पेय का एक कैन खोलकर पीने लगा। उसने चेन लोजिंग से कहा कि वह भूखा है, इसलिए वह इसे ले रहा है। चेन लुओ ने सुताजू को भी कुछ स्नैक्स दिए, ये कहते हुए कि उसे भी भूख लगी होगी।
खाने के बाद वे कुछ संसाधन लेने जा सकते थे। ये देखकर सुताजू को गुस्सा आया और उसने सोचा उसने पिछली बार अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था, फिर सफलतापूर्वक उसे बचा लिया, लेकिन उसके बारे में क्या? उसके पास हमेशा खाना था, फिर भी उसने उससे झूठ बोलने की हिम्मत की, ये कहते हुए कि उसके पास कोई नहीं है। सुताजू को एहसास हुआ कि उसने उनके साथ साझा करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने अब उसकी परवाह न करने का फैसला किया। चेन लुजिंग उन्हें खाते हुए देखकर तनाव में आ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सुताजू के पास गई और कहा कि उसे खाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह उसका खाना था। तो सुताजू ने उसे नीचे रख दिया और वापस दे दिया, लेकिन चेन लू ने उसका पैर इस्तेमाल करके उसे जमीन पर गिरा दिया। नीचे गिरने के बाद वह दर्द में चिल्लाई और कहा कि एक गरीब लड़की को तंग करना, क्या वे लोग अब भी मर्द कहलाते हैं? यह सुनकर चेन लुओ मुस्कुराया और जोर से सोचा, इस लड़की को जाने दो और जॉम्बीज से पूछो कि क्या उन्हें परवाह है कि कोई लड़का है या लड़की। लेकिन उसने यह भी सोचा कि इतना उजागर करना सुताजू को मानव स्वभाव समझाने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसे और अधिक उजागर करने की जरूरत थी। चेन लुओ मुस्कुराए और चेन लोजिंग से पूछा कि उसे रोने की क्या जरूरत है, क्योंकि खाने के बाद ही उनके पास खाना खोजने की ऊर्जा होगी, है ना? तो इस बार उसे उनके साथ आने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने उसका खाना खा लिया था और जब वे वापस आएंगे तो वे उसे उसके खाने की दोगुनी मात्रा देंगे जो उन्होंने लिया था। ये सुनकर चेन लोजिंग ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, वह चेन लू और सुताजू को अपना दुश्मन नहीं बना सकती, इसलिए उसे इसे स्वीकार करना होगा। इसके बाद चेन लोजिंग ने माफी मांगी, ये कहते हुए कि यह उसकी गलती थी क्योंकि उसने बस स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया दी थी। जब वह छोटी थी उसने बहुत भूख सही थी और उसने वास्तव में जो कुछ भी किया उसे करने का इरादा नहीं था। उसकी कहानी सुनकर चेन लू को गुस्सा आया क्योंकि चेन लोजिंग कहानियां बनाने में बहुत अच्छी थी। फिर चेन लू ने सुताजू से कहा कि वे सुपर चेन जियान एनेट साथ में जाएं क्योंकि वह पहले जाएगा और कुछ तैयारियां करेगा। सुताजू ने चेन लू से सहमति जताई, ये साझा करते हुए कि वह उसकी बात सुनेगा। तो चेन लू धर्मा के पास जाता है और उससे बाहर जाकर कुछ जॉम्बीज को उनके घर में लाने के लिए कहता है। यह सुनकर धर्मा चौंक गया और सोचने लगा कि क्या उसका मालिक मजाक कर रहा है, क्योंकि वह जॉम्बीज को लाने की बात समझ सकता था लेकिन उन्हें घर में लाना बहुत उलझन भरा था। धर्मा की प्रतिक्रिया देखकर चेन लू ने उसकी उलझन को समझा, इसलिए उसने धर्मा से कहा कि वह ज्यादा चिंता न करे क्योंकि वह समझ जाएगा जब वह वापस आएगा। इसके बाद चेन लू ने शून्य से कुछ लहसुन निकाला और हंसते हुए जान गया कि शो शुरू होने वाला है। फिर चेन लू लहसुन के रस के साथ सुताजू और चेन लोजिंग की ओर गया। उसने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अच्छी तरह से आराम किया है और अब उन्हें इस लहसुन के रस को देखना चाहिए। लहसुन के रस की गंध से चेन लोजिंग तनाव में आ गया। यहाँ तक कि सुताजू ने भी भ्रमित होकर चेन लू से पूछा कि उसने इतना लहसुन का रस क्यों बनाया। चेन लू ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता, लेकिन जब वह बाहर से वापस आया तो उसने देखा कि कोई फिल्म के एक दृश्य की नकल कर रहा था जहाँ व्यक्ति ने अपने शरीर से लहसुन की माला लटकाई थी। चेन लू ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जॉम्बीज इतने डरे हुए थे कि वे पीछे हटते जा रहे थे। चेन लू खुश थे कि उन्होंने उनकी कहानी पर विश्वास किया, लेकिन अंदर से उन्हें अफसोस हुआ क्योंकि वे दोनों नहीं जानते थे कि फिल्मों और वास्तविकता में अंतर होता है, क्योंकि लहसुन की गंध वास्तव में जॉम्बीज को और अधिक आकर्षित करती है। इसके बाद चेन लू ने दुखी होकर उनके साथ साझा किया कि यह अफसोस की बात है कि उनके घर में इतना लहसुन था जो केवल 2 लोगों के लिए ही पर्याप्त था। इसलिए उसने सुताजू से कहा कि हमें सुपर चेन जियान एनेट के पास जाकर वहां कुछ और लहसुन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अचानक उन सभी ने कुछ अजीब आवाजें सुनी जिससे चेन लू मुस्कुराया। उसने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने भी इसे सुना, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एक समूह जॉम्बीज उनके करीब आ रहा था। चेन लोजिंग इसे सुनकर डर गए। अब चेन लोजिंग के बारे में सोच रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि क्या चेन लोजिंग उनके साथ प्रतिरोध करने का चुनाव करेंगे या वह जीवन रक्षक लहसुन का रस छीन लेंगे। चेन लोजिंग ने कुछ और आवाजें सुनी और तनाव में पूछा कि क्या यह लोहे के दरवाजे के टूटने की आवाज थी। चेन लू ने जल्दी से सुताजू से लहसुन के रस का कटोरा इस्तेमाल करने को कहा। आश्चर्यजनक रूप से सुताजू ने लहसुन का रस इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि वह सोच रहा था कि भले ही वह चेन लोजिंग से नफरत करता था, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था कि उसे मरना पड़े। इतने सारे ज़ॉम्बीज के आसपास होने पर अगर उसने वह लहसुन का रस इस्तेमाल किया तो क्या वह मर नहीं जाएगी। यहाँ सुताजू उसे चेन लोजिंग को देने के बारे में सोच रहा था, जबकि दूसरी ओर चेन लोजिंग लहसुन के रस के कटोरे को देख रही थी। सोच रही थी कि केवल एक कटोरा लहसुन का रस है, जिसका मतलब है कि केवल एक व्यक्ति जीवित रह सकता है। यहाँ सुताजू कटोरा लेने और उसे देने जा रहा था, लेकिन उसे लहसुन के रस के कटोरे के पास आते देख बिना 2 बार सोचे उसने कटोरा मेज से छीन लिया और उसे अपने ऊपर डाल लिया, ये तय करते हुए कि उसे ही जीवित रहना चाहिए। ये देखकर सुताजू नाराज हो गया क्योंकि उसने उसे देने के बारे में सोचा था, लेकिन अब से वह उसके बारे में नहीं सोचेगा। चेन लू वहां आया और सुताजू से पूछा कि उसने देखा या नहीं। इसलिए सर्वनाश में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार न करना बेहतर है क्योंकि कुछ लोग इंसान बनने के लायक नहीं होते। ये सुनकर चेन लोजिंग ने चेन लू के इरादे को समझा और पूछा कि क्या चेन लू ने उसे फंसाने की कोशिश की। चेन लू मुस्कुराया और उससे पूछा कि क्या उसने उसे फंसाया, क्या उसने खुद वह निर्णय नहीं लिया या उसने उसे लहसुन अपने ऊपर डालने के लिए मजबूर किया। फिर चेन लू हंसा और चेन लोजिंग से कहा कि ज़ॉम्बीज लहसुन की गंध के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए अब वह निश्चित रूप से मर चुकी है। ये सुनकर चेन लोजिंग तनाव में आ गई और चिल्लाने लगी। चेन लो से पूछने लगी कि क्या उसने जूस के बारे में उससे झूठ बोला और क्या सिर्फ जीना चाहने में कुछ गलत था। चेन लो जवाब देता है कि जीना चाहना गलत नहीं था, लेकिन उसने लोगों की दयालुता का फायदा उठाया और उसे धमकाया, खासकर जब बात सुताजू की आई। वह उससे यह भी पूछता है कि जैसे उसने कहा कि वे भी जीना चाहते हैं तो उसके लिए उसे बलिदान करना क्या गलत था। उसके बाद चेन लो ने अपनी शून्यता से कवच और हथियार निकालना शुरू कर दिया, यह सोचते हुए कि चेन लोजिंग जल्द ही मर जाएगी और मृत लोग रहस्य प्रकट नहीं करेंगे, खासकर सुताजू के बारे में बात करते हुए। इसलिए वह खुद सुताजू को बताएगा कि उसकी जागृत क्षमता शून्यता थी। चेन लुओ को कवच निकालते देख चेन लोजिंग हैरान हो गई और इसके बारे में पूछा। उसे एहसास हुआ कि चेन लुओ ने इसे पहले से तैयार कर रखा था, यही कारण था कि उसने अपने ऊपर लहसुन नहीं डाला। फिर चेन लुओ ने सुताजू से कहा कि वह जाकर एक कमरा ढूंढे और छिप जाए क्योंकि वह उसके लिए केवल एक बोझ होगा। सुताजू ने ठीक है कहकर जवाब दिया और छिपने चला गया। यहाँ तक कि चेन लोजिंग भी चेन लू के पास आई और एक रोमांटिक इशारे में उसने चेन लू से इस बार उसे छोड़ देने के लिए कहा। वादा किया कि भविष्य में वह उसके साथ कुछ भी कर सकता है। अब जब चेन लोजिंग के पास कोई विकल्प नहीं बचा था तो वह अपनी मोहकता और शरीर का उपयोग करके चेन लू को लुभाने की कोशिश कर रही थी। उसके आश्चर्य के लिए चेन लू पत्थर दिल की तरह था और चेन लोजिंग से कहा कि वह केवल चाहता है कि वह जाकर मर जाए, क्योंकि जब वह मर जाएगी तभी वह उसे छोड़ देगा। चेन लोजिंग गुस्से में आ गई और चेन लू को हरामी कहा, यह कहते हुए कि उसने उसे नाराज नहीं किया तो उसने उसके लिए मुश्किलें क्यों खड़ी की जब से वे मिले। अचानक वो ज़ॉम्बीज द्वारा हमला कर दी गई और मरते समय चेन लोजिंग ने चिल्लाया कि चेन लू एक दुखद मौत मरेगा।
फिर दृश्य कुछ समय बाद बदल गया, जहां चेन लुओ ने सभी ज़ॉम्बीज को हरा दिया था। वहां उसने स्वीकार किया कि यह उसकी तरफ से एक गलत अनुमान था, क्योंकि वह उस घर में 10 से अधिक वर्षों तक रहा था। लेकिन आज का दिन असाधारण रूप से भाग्यशाली था। वहां आए और चेन लुओ जिंग को मृत देखकर कुछ कहने वाले थे, लेकिन चेन लुओ ने सुदाजू से रुकने को कहा, क्योंकि उनके पास भावनाएं व्यक्त करने का समय नहीं था, क्योंकि वे ऐसे गंदे घर में नहीं रह सकते थे। चेन लुओ सुदाजू से कहते हैं कि जल्दी से सभी लाशों को बाहर ले जाने में उनकी मदद करें। आधे घंटे बाद वे सफलतापूर्वक सभी लाशों को बाहर ले जाते हैं। अब उसके सामने एक समस्या थी। वहां एक खून का दाग था जिसे उसे साफ करना था। उसे एहसास हुआ कि अगर उसके पास एक नौकरानी होती तो उसके लिए उन खून के दागों को साफ करना आसान होता। फिर चेन लुओ को मियू याद आई, क्योंकि वह इतनी बुरी नहीं थी, अच्छी दिखती थी और मेहनत से काम करती थी। तो उसने सोचा कि क्या मियू अभी भी जीवित है। जब चेन लुओ मियू के बारे में सोच रहा था तो सुदाजू उसे बीच में रोकता है और सुपर चेन जियानेट जाने के लिए कहता है। चेन लुओ मुस्कुराता है और सुदाजू से कहता है कि चिंता न करें, क्योंकि उसके पास बेहतर खाना है, और ऊपर जाकर भोजन का आनंद लेने का सुझाव देता है। जब चेन लुओ खाना और पेय निकालता है तो सुदाजू हैरान हो जाता है कि खाना मानो हवा से निकला हो। सुदाजू चौंक कर चेन लुओ से इसके बारे में पूछता है। चेन लुओ जवाब में सुदाजू से पूछते हैं कि क्या उन्होंने अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस किया। सुदाजू बताते हैं कि दोपहर में उनके सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन अब वह खुद को बहुत मजबूत महसूस कर रहे हैं। चेन लुओ बताते हैं कि इस प्रकार का बदलाव अक्सर प्रलय से पहले होता है और उन्होंने खुद इसे अनुभव किया है। चेन लुओ यह भी सूचित करता है कि हर कोई अलग अलग प्रकार के परिवर्तन अनुभव करता है। चूंकि सुदाजू का परिवर्तन ताकत से संबंधित है, चेन लुओ अनुमान लगाता है कि उसका अपना परिवर्तन शून्य से संबंधित हो सकता है। चेन लुओ ने सुदाजू के साथ साझा किया कि उसे अचानक एहसास हुआ कि वह कुछ शून्य शक्ति को समझ सकता है और उसे लगता है कि जल्द ही कोई आपदा हो सकती है, इसलिए उसने कुछ संसाधन संग्रहित कर लिए हैं। सुदाजू समझदारी से जवाब देता है, ये संकेत देते हुए कि उसने संदेश समझ लिया। चेन लुओ को राहत महसूस होती है, ये सोचकर कि यह व्याख्या पुनर्जन्म जैसी पागल चीज से कहीं बेहतर है, जिसे सुदाजू आसानी से स्वीकार कर सकता था। फिर वह सुदाजू से कहता है कि उसे लगता है कि वे भाई बनने वाले हैं, इसलिए सुदाजू को हिचकिचाना नहीं चाहिए और उन्हें खाना शुरू कर देना चाहिए। सुदाजू कहता है कि खाना बहुत ज्यादा है और वे सब खत्म नहीं कर सकते, सुझाव देते हुए कि कुछ बचा लें, क्योंकि सिर्फ 2 या 3 व्यंजन ही काफी थे। चेन लुओ जवाब देता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उनके खाने के बाद भी धर्म बिजली का राजा ने अभी तक नहीं खाया है। यह सुनकर धर्मा ने कहा कि इसे बचे हुए खाने के रूप में न कहें। अपने आवारा कुत्ते के दिनों को याद करते हुए, जब कुछ भी खाने को मिलना भाग्य की बात होती थी, वह चेन लुओ का धन्यवाद करता है, लेकिन दुखी होकर पूछता है कि क्या अब खून के धब्बे साफ करना कुत्ते का काम है। वास्तव में चेन लुओ ने धर्मा से खून के धब्बे साफ करने को कहा था। खाने के बाद चेन लुओ ने एक शून्य तलवार बनाने की कोशिश की, लेकिन यह उत्पन्न होने के सिर्फ 5 सेकंड बाद गायब हो गई। बिस्तर पर लेटे हुए वो हंसता है, ये सोचते हुए कि उसने 42 कोर क्रिस्टल देखे, जो मजाक नहीं था, और उसने एक शून्य तलवार भी बनाई। चेन लुओ ने साझा किया कि अपने पिछले जीवन में वह केवल स्तर 7 पर शून्य तलवार पकड़ सकता था, और अपनी वर्तमान प्रगति के अनुसार अपने पिछले जीवन में उसने केवल रैंक 9 पर शून्य मार्ग को पकड़ा, तो वह अब शायद इसे रैंक 4 पर पहुंचने पर उपयोग कर सके। वह यह भी सोचता है कि जो तत्वीय तलवार उसने राजा रैंक पर उपयोग की थी, क्या उसे अपनी वर्तमान जीवन में पहले ही प्राप्त किया जा सकता है, और यह सोचकर ही अच्छा लगता है। और अगली सुबह सुदाजू खुशी से चेन लुओ को बताता है कि जो कुछ भी चेन लुओ ने कहा था वह वास्तव में काम कर गया, क्योंकि वह 7 कोर क्रिस्टल्स को अवशोषित करने के बाद बहुत मजबूत महसूस कर रहा है। यहाँ तक कि धर्मा उनके सामने 9 बार भौंकता है। ये लेकर चेन लुओ मुस्कुराते हैं और पूछते हैं कि क्या सुदाजू ने सच में खाए। लेकिन जानिंग कि यह इतना बुरा नहीं था। वह यहाँ तक कि एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है कि सौभाग्य से यह 99 नहीं था, अन्यथा धर्मा लंबे समय तक चिल्लाता रहता। दूसरी ओर सुदाजू हैरान है कि एक कुत्ते ने उससे अधिक क्रिस्टल अवशोषित कर लिए। चेन लुओ फिर अपनी शून्यता खोलता है और सुदाजू को देने के लिए एक कवच निकालता है। उसे धर्मा को कम न आंकने के लिए कहता है, क्योंकि वह बहुत प्रतिभाशाली है। वह सुझाव देता है कि नाश्ता करने के बाद कवच पहनकर देखें, क्योंकि उसके बाद उन्हें अनाज भंडारण जाना है। सुदाजू जवाब में ठीक है कहता है। फिर दृश्य कुछ समय बाद बदल जाता है, जब वे ट्रक की ओर बढ़ते हैं। ट्रक के आसपास घूमते हुए ज़ॉम्बीज को देखकर चेन लुओ खुश हो जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज वास्तव में मुफ्त मजदूर हैं जो उसकी ट्रक की रक्षा करते हैं। सुदाजू ज़ॉम्बीज को देखकर चेन लुओ से उन्हें खत्म करने के बारे में पूछता है, लेकिन चेन लुओ उसे रोकता है, ये कहते हुए कि वे ज़ॉम्बीज मुफ्त मजदूर हैं, इसलिए लाइटनिंग किंग धर्मा उन्हें दूर ले जाएगा। जैसे ही चेन लुओ बोलता है, धर्मा ज़ॉम्बीज को दूर ले जाने लगता है, जिस पर सुदाजू पूछता है कि उसे क्यों लगता है कि कुत्ता उससे ज्यादा उपयोगी है। चेन लुओ जवाब देते हैं कि सुदाजू को खुद की तुलना कुत्ते से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो एक कुत्ता कर सकता है और वह नहीं, और इसके विपरीत भी। वह सुदाजू को आश्वस्त करता है कि उन सभी की अपनी उपयोगिता है। ये सुनकर सुदाजू आश्चर्य से चेन लुओ से पूछता है कि क्या वास्तव में ऐसा कोई काम है जो एक कुत्ता कर सकता है लेकिन वह नहीं कर सकता। चेन लुओ हाँ में जवाब देता है और पूछता है कि क्या सुदाजू कुत्ते की तरह मल खाने की हिम्मत करता है। चेन लुओ इसे मजाक में कहता है, लेकिन ये सुनकर धर्मा स्तब्ध हो जाता है और गुस्से में मुड़कर चिल्लाता है कि यह बदनामी है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं खाया। फिर दृश्य अनाज भंडारण की ओर बदलता है, जहां चेन लुओ ट्रक से ज़ॉम्बीज को मारते हुए काट रहे हैं। ये देखकर सुदाजू चेन लुओ की ट्रक लेने के लिए प्रशंसा करता है। चेन लुओ साझा करते हैं कि उन्हें अजीब लग रहा है, क्योंकि अनाज भंडारण में काफी कर्मचारी थे, वे सभी मरे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा बाहर की आवाज इतनी तेज थी तो किसी ने मदद के लिए क्यों नहीं पुकारा। सुदाजू यह भी सुझाव देते हैं कि यह एक बड़ा स्थान है, इसलिए वहाँ एक भूमिगत तहखाना हो सकता है और लोग वहाँ छिपे हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं सुना। यह सुनकर चेन लुओ इसे ज्ञानवर्धक पाते हैं। वह एक मार्ग के सामने रुकते हैं और अपना विचार साझा करते हैं कि यह शायद तहखाने की ओर जाने वाला मार्ग हो सकता है। चेन लुओ दक्षिण हाजू से साथ चलने और इसे देखने के लिए कहते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें किसी की खोपड़ी मिलती है। इसे देखकर चेन लुओ स्तब्ध हो जाते हैं, क्योंकि सामान्य ज़ॉम्बी इंसानों को चबाते हैं, लेकिन वे सब कुछ नहीं खा जाते जब तक कि केवल एक हड्डी न बची हो। चेन लुओ सोचते हैं कि क्या कुछ ज़ॉम्बी अंदर म्यूटेट हो गए और दक्षिण हाजू से कहते हैं कि वह सोचते हैं कि यह चींटी थी या चूहा। चेन लुओ ने सोचा कि दोनों सामाजिक थे, इसलिए वे इतनी बड़ी संख्या में होने चाहिए। इस कारण से वह जोखिम नहीं उठा सकता था, क्योंकि जीवन महत्वपूर्ण था। अचानक वे कुछ आवाजें सुनते हैं और जब चेन लुओ ध्यान से देखता है तो वह चूहों के पूरे समूह को देखकर चौंक जाता है। चेन लुओ सभी से जितनी तेजी से हो सके दौड़ने के लिए कहते हैं। चूहों का झुंड तेजी से चेन लुओ और दूसरों की ओर बढ़ रहा है। जब चेन लुओ और साउथ हाजू भागने की कोशिश कर रहे हैं, धर्मा चूहों के झुंड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर चेन लुओ धर्मा से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए कहता है, इसलिए धर्मा भी उनके साथ दौड़ता है। आश्चर्यजनक रूप से एक थोड़ा परिवर्तित चूहा प्रकट होता है और इंसानों को देखकर उत्साहित हो जाता है। उन्हें स्वादिष्ट भोजन मानते हुए ये चेन लुओ की ओर हमला करने के लिए कूदता है, ये देखने की इच्छा व्यक्त करते हुए कि वे कैसे बच सकते हैं। अचानक हमले के कारण चेन लुओ जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर साउथ हाजू उसे उठाने में मदद करता है और अपनी यह धारणा व्यक्त करता है कि अब वे बर्बाद हो चुके हैं।
चेन लुओ स्थिति की गंभीरता को समझते हुए साउथ हाजू से कहता है कि संकोच न करें और चूहों पर हमला करें। किसी तरह वे छोटे चूहों को बिजली की मदद से मिलकर हरा पाए। हालांकि चेन लुओ चूहों के राजा को लेकर चिंतित था, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से एक म्यूटेंट था। आश्चर्यजनक रूप से चूहों का राजा भी उन्हें देखते हुए मुस्कुरा रहा था। चेन लुओ ने साझा किया कि चाहे वह जीवित बचे हों, जॉम्बी हों या जीव हों, सभी की लड़ाई की क्षमताएं धीरे धीरे बढ़ेंगी, लेकिन हमेशा कुछ व्यक्तिगत म्यूटेंट होंगे जो अपनी जीवन क्षमता को अधिक खींचेंगे और अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा देंगे। चेन लुओ फिर सोचते हैं कि भले ही वे मजबूत हो जाते हैं, उनकी दीर्घायु कम हो जाती है। वह अपनी किस्मत पर चिल्लाता है, ये महसूस करते हुए कि इतनी जल्दी इसका सामना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। छोटे चूहों से लड़ते हुए साउटाजू जमीन पर गिर जाता है। साउटा हाजू को गिरते हुए देखकर चूहा राजा सोचता है कि यह हमला करने का सबसे अच्छा समय है। साउटाजू एक डंडे का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन चूहा राजा उसे बेकार समझकर फेंक देता है। फिर चूहा राजा सूटाजू के कवच पर लगातार हमला शुरू करता है। जैसे ही कवच अपनी सीमा पर पहुंचता है, साउथ हाजू तनाव में आ जाता है, यह महसूस करते हुए कि चूहा राजा का एक और हमला इसे छेद सकता है। चेन लुओ दौड़ कर आता है और साउथ हाजू को सावधान रहने के लिए चिल्लाता है। वह समझाता है कि चूहा राजा कम से कम स्तर 3 या 4 का है, इसलिए उसके पास सामान्य तरीकों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वह इसे इतने कम समय में नहीं मार सकता। चेन लुओ कुछ खाना इस्तेमाल करके चूहों का ध्यान भटकाते हैं और सोचते हैं कि अगर उन्होंने कल रात रैंक 2 तक नहीं पहुंचा होता तो वे सभी निश्चित रूप से बेसमेंट में मर जाते। दूसरी ओर चेन लुओ को बैटन के साथ देखकर चूहा राजा सोचता है कि क्या चेन लुओ का इलेक्ट्रिक बैटन उसे चोट पहुंचाएगा या नहीं। अगर ऐसा होता है तो वह पहले चेन लुओ को काटने और फिर साउथ हाजू को काटने की योजना बनाता है। मोड़ यह था कि जिसे चूहा राजा बैटन समझ रहा था, वह वास्तव में बैटन नहीं था। वह चेन लुओ था जो शून्य तलवार के साथ आ रहा था, उम्मीद करते हुए कि चूहा राजा इससे मारा जाएगा, क्योंकि यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही चूहा राजा समझता है कि यह शून्य तलवार है, वह तनाव में आ जाता है और भागना चाहता है। यह देखकर चेन लुओ मुस्कुराता है और चूहा राजा से पूछता है कि क्या वह भागना चाहता है। उसे दिन में सपने देखना बंद करने के लिए कहता है। चूहा राजा को हराने के बाद चेन लुओ को चूहा राजा के अंदर एक कोर क्रिस्टल मिलता है जो दूसरों से बड़ा है और वह इसके बारे में खुश महसूस करता है। इसके बाद वह साउटाजू से कहता है कि उसे लगता है कि चूहा राजा के 2 सामने के दांत काफी अच्छे हैं, इसलिए भविष्य में उन्हें हथियार में बदलना आसान होना चाहिए। चेन लुओ मानते हैं कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं थे, इसलिए साउथ हाजू को इसे निकालने की कोशिश करनी चाहिए। साउटाजू चेन लुओ से सहमत होते हैं और उनसे कहते हैं कि वह एक तरफ हो जाएं और उन्हें कोशिश करने दें। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद साउटाजू किसी तरह एक दांत निकालने में सफल हो जाते हैं। चेन लुओ साउटाजू की प्रशंसा करते हैं और फिर सुझाव देते हैं कि वे तहखाने में और आगे बढ़ें। दृश्य कुछ समय बाद बदलता है, जहां चेन लुओ अनाज को संग्रहित कर रहा है। ये देखकर साउथ हाजू हैरान हो जाता है और पूछता है कि चेन लुओ की शून्य स्थान कितना बड़ा है। चेन लुओ जवाब देता है कि यह अनाज भंडारण जितना बड़ा नहीं है। सब कुछ संग्रहित करने के बाद चेन लुओ साउथ हाजू के पास जाता है और उसे बताता है कि साउथ हाजू इन संग्रहित संसाधनों के बारे में किसी को नहीं बता सकता। चेन लुओ एक बार फिर जोर देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, साउटाजू को याद रखना चाहिए कि किसी को नहीं बताना है। साउटाजू चेन लुओ को आश्वस्त करते हैं कि चिंता न करें। वह समझते हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें मार भी दिया जाए तो भी वह रहस्य नहीं बताएंगे। अचानक उनके आसपास की लाइट्स बंद हो जाती हैं। साउटाजू पूछते हैं कि अचानक अंधेरा क्यों हो गया। चेन लुओ जवाब देते हैं कि शायद बिजली चली गई है और उन्हें जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस जाना चाहिए। दृश्य कुछ समय बाद बदलता है जब वे सभी चेन लुओ के घर वापस पहुंचते हैं। चेन लुओ कहते हैं कि चूहा राजा के खिलाफ लड़ाई बहुत खतरनाक थी, इसलिए वे सोचते हैं कि उन्हें पहले घर पर रहकर मजबूत बनना चाहिए। वो यह भी बताते हैं कि जिस गति से वे क्रिस्टल को अवशोषित करते हैं, उसे रैंक 3 तक पहुंचने में 2 या 3 दिन लगेंगे। तो इन 3 दिनों में अगर कोई बोर हो जाता है तो वे गेम खेल सकते हैं और फिल्में देख सकते हैं। साउटाजू जवाब देते हैं कि उन्हें समझ आ गया और उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है। चेन लुओ खुशी से सहमत होते हुए कहते हैं ठीक है, तो अब यह तय हो गया कि उन्हें जाकर खाना चाहिए। फिर दृश्य 3 दिन बाद बदलता है, जहां चेन लुओ धर्मा से कहते हैं कि उसके लिए यह सीखना अच्छा होगा कि कैसे कटोरों को धोने के लिए। यह सुनकर धर्मा चिंतित हो जाता है, उम्मीद करता है कि चेन लुओ उस पर बहुत सख्त नहीं होंगे। चेन लुओ फिर साझा करते हैं कि वह 3 दिनों से प्रशिक्षण ले रहे थे, जो काफी थकाऊ था, और धर्मा से पूछते हैं कि क्या वह कल रात स्तर 2 पर पहुंच गया था। धर्मा खुशी से हाँ में जवाब देता है। चेन लुओ फिर साझा करता है कि एक कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति मजबूत बनना चाहता है तो उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए वो सुझाव देता है कि धर्मा को जाना चाहिए और जॉम्बीज को ढूंढना चाहिए ताकि वो देख सके कि वो प्रशिक्षण कर सकता है और नई बिजली की कौशल का उपयोग कर सकता है या नहीं। धर्मा थोड़ा उदास हो गया और धीरे धीरे दरवाजा खोलने जा रहा था, लेकिन अचानक उसे चेन लुओ ने रोक दिया। यह सुनकर धर्मा खुश हो गया, सोचते हुए कि क्या चेन लुओ उसे इसलिए रोक रहा था क्योंकि वह जानता था कि चेन लुओ उसकी चिंता कर रहा था, या कम से कम उसे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए कहने वाला था। उसके आश्चर्य के लिए चेन लुओ 2 कचरे के बैग लेकर आता है। धर्मा से उन्हें बाहर फेंकने के लिए कहता है। यह सुनकर धर्मा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि चेन लुओ वास्तव में एक कमीना है और उसे एक कुत्ते के रूप में बिल्कुल नहीं समझता। इसलिए धर्मा गुस्से में कचरा ले लेता है, अपना गुस्सा दिखाते हुए। यह देखकर चेन लुओ को लगता है कि यह एक अपरिपक्व कार्य है, क्योंकि जब धर्मा सफाई कर सकता है, कचरा फेंक सकता है और सभी काम संभाल सकता है, तब वह एक परिपक्व कुत्ता होगा। अभी तक धर्मा को यह नहीं पता था कि बिना चेन लुओ के आदेश के कार्य कैसे करना है। यहाँ तक कि सुधुजू भी इस घटना को देखकर सोचता है कि धर्मा दयनीय है। उसके बाद चेन लुओ सोचता है कि उसे अब वास्तव में म्यू की जरूरत है ताकि वह उनके दैनिक जीवन का ख्याल रख सके। फिर उसे याद आता है कि म्यू पास के एक 5 सितारा होटल के स्टाफ डॉर्मेट्री में रहती है, इसलिए चेन लुओ तय करता है कि जब वह स्तर 3 पर पहुंच जाएगा तो वह म्यू को ढूंढने जाएगा। रात में चेन लुओ के मन में अचानक एक झटका लगता है। जागने पर उसे एहसास होता है कि पिछली जिंदगी में उसे तो पो करने में आधा महीना लग गया था, लेकिन इस जिंदगी में वह केवल 3 दिनों में रैंक 3 क्षमता उपयोगकर्ता बन गया। वह यह भी सोचता है कि धर्मा को खुश होना चाहिए कि उसने उसका अनुसरण किया ताकि वह उसके द्वारा चुपके से हमला न किया जाए। चेन लुओ यह भी नोट करता है कि शून्य तलवार की अवधि 5 सेकंड से बढ़कर 20 सेकंड हो गई है। अंत में अब वह बाहर जा सकता है। चेन लुओ ने तय किया कि सुबह वे म्यू को ढूंढने जाएंगे और फिर कोर क्रिस्टल्स वापस लाएंगे। अगले दिन होटल स्टाफ डॉर्मेट्री के पास चेन लुओ जॉम्बीज से लड़ रहा है, जबकि सुधुजू किसी तरह डॉर्मेट्री ढूंढ लेता है। बाहर की आवाज सुनकर डॉर्मेट्री के अंदर से एक व्यक्ति बाहर आता है और चेन लुओ और सुधुजू से उसे बचाने के लिए कहता है। उसका नाम लू वेनबो है और वह उस 5 सितारा होटल में वेटर था। चेन लुओ को देखकर खुश हुआ, क्योंकि आधे घंटे तक जॉम्बीज को मारने के बाद आखिरकार उसे कोई जीवित व्यक्ति दिखाई दिया। समय बर्बाद किए बिना चेन लुओ सीधे लू से पूछता है कि क्या उसने म्यू को देखा है। दृश्य म्यू की ओर शिफ्ट होता है, जिसे एक लड़की जिसका नाम लिन लियर है पीट रही है। समस्या यह है कि लिन चाहती है कि म्यू वहां से चली जाए, लेकिन म्यू सहमत नहीं है क्योंकि वह भी वहां रहना चाहती है। वह जोर देती है कि वह भी एक जीवित व्यक्ति है जिसे जगह की जरूरत है। लिन लियर म्यू के इनकार पर गुस्सा हो जाती है, इसलिए वह गुस्से में म्यू को खींचती है। एक व्यक्ति जिसका नाम लिलिन है, जो एक व्यापारिक टाइकून है, आता है और उन्हें रोकता है। वह चिंता व्यक्त करता है कि बची हुई सब्जियां उन सभी के जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती।
वह चेतावनी देता है कि अगर म्यू नहीं सुनती तो उन्हें उसे बाहर फेंक देना चाहिए। लिन लियरे लिलिन से सहमत होती है, ये कहते हुए कि म्यू आज्ञाकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें उसे बाहर फेंक देना चाहिए। होटल मैनेजर जिसका नाम हैरी है, म्यू से कहता है कि जैसा कि वह देख सकती है उनके पास पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए सभी के भले के लिए वे केवल उसे ही बलिदान कर सकते हैं। हैरी शांति से म्यू से कहता है कि वह खुद ही चली जाए और छिपने के लिए कोई और जगह ढूंढ ले। म्यू तनाव में पूछती है कि क्या हैरी मजाक कर रहा है, यह बताते हुए कि बाहर पूरी तरह से ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ है, और वह सवाल करती है कि वह उससे कैसे बच सकती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, गार्ड्स उसे कमरे से बाहर फेंकने के लिए ले जाने लगते हैं। खींचे जाते समय म्यू कहती है कि वह जानती है कि हैरी स्पष्ट रूप से उसे मरने के लिए कह रहा था। इसके जवाब में हैरी गुस्से में म्यू पर चिल्लाता है कि बड़बड़ाना बंद करो और बस यहाँ से चली जाओ। म्यू को कमरे से बाहर फेंक दिया जाता है। बाद में लिन लियर कहती है कि यह किसी के उसे मना करने का परिणाम है। ज़ॉम्बीज़ म्यू की तरफ आने लगते हैं। उस पल म्यू खुद को समझाती है कि उसे खुद को संभालना होगा और रोना नहीं है, ताकि उन्हें हंसने का कोई कारण न मिले। उसे एहसास होता है कि वह इतनी गुस्से में है कि वह उन कमीने लोगों को मारने के लिए किसी भी कीमत पर मदद पाने को तैयार है। अचानक ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करते हैं और म्यू को खुद पर दया आती है, क्योंकि अब उसके पास बदला लेने का कोई मौका नहीं है। अचानक चेन लू आता है और म्यू को उन ज़ॉम्बीज़ से बचा लेता है। आयु चेन लू को धन्यवाद देने की कोशिश करती है, लेकिन चेन लू उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि जब वह और सुदुजू गड़बड़ी को साफ कर लेंगे तब वे बात करेंगे। चेन लू धर्मा की तारीफ करता है कि उसने उस लड़के को अकेले और आसानी से हरा दिया। धीरे धीरे सुदुजू और चेन लुओ ने आसपास के सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर दिया। चेन लुओ और सुदुजू को ज़ॉम्बीज़ को साफ करते देख लिन लियरे खुश हो गई, क्योंकि वो 5 दिन तक टिके रहने के बाद आखिरकार बच गई थी। जब ज़ॉम्बीज़ को हरा दिया गया तो लिन लियरे और अन्य बाहर आ गए। लिन लियरे ने चेन लुओ और सुदुजू को उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद दिया और अपना परिचय लिन लियरे के रूप में दिया। लेकिन अंदर ही अंदर लिन लियरे उम्मीद कर रही थी कि चेन लुओ और सुदुजू उसके प्रशंसक बन जाएं। चेन लुओ ने लिन लियरे को नजरअंदाज किया और म्यू से पूछा कि क्या चल रहा है और क्या उसे किसी चीज में उसकी मदद की जरूरत है। म्यू फिर रोने लगी और उसने शुरू से अंत तक जो कुछ भी हुआ था उसे बताया। अंत में वह और भी जोर से रोने लगी, ये कहते हुए कि उसे उन्हें नहीं बचाना चाहिए था। तो मूल रूप से शुरुआत में म्यू ने उन्हें बचाया और उनके रहने के लिए जगह दी, लेकिन अब वे सब उसके खिलाफ हो गए थे। चेन लू ये सुनकर थोड़ा निराश हो गया और यही कारण था कि दयालु होना कठिन था। चेन लुओ की हैरानी की बात यह थी कि लिलिन उसके पास आया और पूछा कि क्या चेन लुओ उसे सुरक्षित घर वापस भेज सकता है। फिर लिलिन ने संकट के समाधान के बाद चेन लुओ को अपनी कंपनी में नौकरी की पेशकश की, जिसमें मासिक वेतन 2 लाख होगा। ये सुनकर सुदू गुस्से में लिलिन से पूछता है कि अगर वह अमीर होता तो क्या करता। अचानक वह लिलिन को एक जोरदार मुक्का मारता है, ये कहते हुए कि उसे उन लोगों से नफरत है जो दूसरों की दयालुता के साथ विश्वासघात करते हैं। यह देखकर लियू चौंक गया और सोचने लगा कि चेन लुओ और सुधु कितने बहादुर थे। यह देखते हुए कि वे सभी लोग बड़े लोग थे, लियू को आश्चर्य हुआ कि वे उन व्यक्तियों के संभावित बदले से नहीं डर रहे थे। मुक्का खाने के बाद लिलिन ने शांतिपूर्वक और धीरे से स्वीकार किया कि वह समझ गया था कि वे अपने दोस्त के साथ किए गए व्यवहार के लिए अपना गुस्सा निकाल रहे थे। तो लिलिन ने एक बार फिर उन्हें सुरक्षित घर लौटने में मदद करने की पेशकश की और बदले में वे कोई भी शर्त रख सकते थे। यह सुनकर चेन लुओ गुस्से में आ गया, यह मानते हुए कि यह उन सभी के लिए दया थी। उसने समझाया कि वह एक सिद्धांत का पालन करता है, अगर कोई उसका दुश्मन है तो वह उन्हें मौका मिलने पर नहीं छोड़ेगा। फिर चेन लू अपनी कोट खोलता है कुछ निकालने के लिए और लिलिन और दूसरों को आश्वस्त करता है कि चिंता न करें, यह कहते हुए कि भले ही उन्होंने उसके दोस्त को नाराज किया हो वह उन्हें नहीं मारेगा। चेन लुओ मुस्कुराते हैं और साझा करते हैं कि वह उन सभी को बांध देंगे और उनका भाग्य, चाहे वे जीवित रहें या मर जाएं, पूरी तरह से किस्मत पर छोड़ देंगे। लिलिन गुस्से में जवाब देती है, यह कहते हुए कि यह हत्या से अलग नहीं था, और सवाल करती है कि चेन लुओ और सुधु दोनों इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। सुधु पलटकर पूछते हैं कि क्या उन्होंने सभी इस मुद्दे को तब भुला दिया था जब उन्होंने मायू को छोड़ दिया था, भले ही वह एक ज़ॉम्बी जैसी स्थिति में थी। लिन लियर चेन लुओ के सामने जमीन पर बैठ जाती है और उससे उसे बचाने की गुहार लगाती है, अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने की पेशकश करती है। यह देखकर चेन लू नोटिस करता है कि लिन लियर जीवित रहने के लिए अपना शरीर देने को तैयार है। वह उसे जवाब देता है कि वह यहाँ से चली जाए, कहता है कि वह बहुत गंदी है। सुधु उन्हें बांधना शुरू करता है और जब लिन लियर को बांधा जा रहा होता है तो वह कहती है कि उसने कुछ दिनों से स्नान नहीं किया है, इसलिए उसका गंदा होना अनिवार्य है। लेकिन वह पूछती है कि क्या वह उसकी मदद कर सकता है उसके शरीर को धोने में। अंत में चेन लुओ और सुधु ने सबके मुंह में कागज की गेंद डाल दी ताकि वे चिल्ला न सकें। डॉर्मेट्री छोड़ने के बाद जब वे वापस जा रहे थे, लियू उनके पास दौड़ता हुआ आया और उनके साथ चलने की इच्छा व्यक्त की। चेन लुओ लियू से पूछता है कि उसे क्यों लगता है कि उसे उनके साथ चलने की अनुमति दी जानी चाहिए। जवाब में लियू जवाब देने में हिचकिचाता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके, चेन लुओ उसे एक बेसबॉल बैट देता है और उसे चुनौती देता है कि वह इससे 10 ज़ॉम्बीज़ को मारे। चेन लुओ समझाता है कि अगर लियू इस काम को पूरा कर लेता है तो उसे उनके साथ चलने के योग्य माना जाएगा। बिना हिचकिचाहट के लियू चेन लुओ के प्रस्ताव को ठुकरा देता है, ये कहते हुए कि वह बेसबॉल बैट से ज़ॉम्बीज़ से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। चेन लुओ मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने पहले ही लियू को एक मौका दिया था, लेकिन लियू ने उसकी कदर नहीं की। चेन लुओ लियू को बताते हैं कि वह उसे टीम में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन उसे कुछ लाभ दे सकते हैं। चेन लुओ लियू से कहते हैं कि वह उसे 3 मिनट का समय दे रहे हैं कि वह स्वतंत्र रूप से खरीदारी कर सके। उसके बाद वह उसे धन्यवाद के रूप में वापस छात्रावास तक छोड़ देंगे। बिना समय बर्बाद किए लियू होटल की ओर दौड़ता है ताकि अपने लिए चीजें इकट्ठा कर सके। जब लियू आवश्यक वस्तुएं इकट्ठा करने जाता है, चेन लुओ मायू से बात करता है, यह व्यक्त करते हुए कि उनके पास रसद की कमी है और कोई खाना नहीं बना रहा है, इसलिए उसने उसके बारे में सोचा। वह उसे आश्वासन देता है कि बर्तन और पैन धोने के बजाय वह ज़ॉम्बी से लड़ना पसंद करेगा और उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी देता है। वह यह भी वादा करता है कि उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, इसलिए उससे मिलना उसके जीवन की सबसे भाग्यशाली बात थी। अंत में चेन लुओ मायू से उसकी प्रतिक्रिया पूछता है, क्या वह उसके साथ वापस जाने के लिए तैयार है। बिना हिचकिचाए मायू हाँ में जवाब देती है, क्योंकि वह शामिल होने के लिए तैयार है। चेन लुओ खुशी से उसे टीम में स्वागत करते हैं और बताते हैं कि लियू को घर भेजने के बाद वे वापस जाकर एक दावत के साथ जश्न मनाएंगे। हालांकि वह मायू से यह भी कहते हैं कि यह स्पष्ट है कि उसे सभी के लिए खाना बनाना होगा। मायू की आंखें चमक उठती हैं और वह ठीक है कहती है। फिर दृश्य चेन लुओ के घर रात का होता है, जहां चेन लुओ अपने और सुधु की शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वह फिर मायू से पूछते हैं कि क्या उसने पिछले कुछ दिनों में कुछ महसूस किया है, क्या उसकी क्षमता जाग गई है। मायू जवाब देती है कि तीसरे दिन उसे सिरदर्द हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी क्षमता क्या है, क्योंकि वह भूखी थी, इसलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। चेन लुओ ये सुनकर साझा करते हैं कि तीसरे दिन एक क्षमता का जागना जरूरी नहीं कि अच्छा या बुरा हो, ये बस औसत है। फिर वह मायू से कहते हैं कि ध्यान से सुने, क्योंकि अब उसे अपने शरीर के अंदर की शक्ति को धीरे धीरे महसूस करना होगा। जब मायू इसे महसूस करने की कोशिश करती है तो उसकी हाथ से आग निकलती है।
ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। चेन लुओ हैरान है लेकिन खुश भी है कि मायू के पास आग की क्षमता है, क्योंकि आग की क्षमता वाले उपयोगकर्ता पके हुए भोजन को और भी बेहतर और स्वादिष्ट बना सकते हैं। दृश्य फिर 1.5 घंटे बाद बदलता है, जहां हम देखते हैं कि सुधु और चेन लुओ के सामने कई प्रकार के भोजन परोसे गए हैं। वे भोजन से प्रभावित हैं और बहुत खुश हैं, इसलिए चेन लुओ सुझाव देते हैं कि वे बिना देरी के खाना शुरू करें। खाना खाते समय उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे स्वर्ग में हैं, क्योंकि खाने का स्वाद और स्वादिष्टता बहुत अच्छी है। उन्हें लगता है कि मायू को ढूंढना उनके लिए सही था। अब चेन लुओ को बर्तन धोने की जरूरत नहीं है। रात में चेन लुओ मायू से कहते हैं कि जल्दी न करें, क्योंकि वह उसे उसके अपने कमरे में ले जाएंगे। कमरा दिखाते समय चेन लुओ उससे कहते हैं कि वह अंदर जाकर देखे कि उसे कुछ चाहिए तो वह उन्हें बता सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह चाहें तो शॉवर ले सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि पानी उनके मुंह में न जाए। फिर चेन लुओ पूछते हैं कि क्या उसने अपना फोन खो दिया है। सही, इसलिए वह उसे एक फोन और एक पोर्टेबल चार्जर देता है, यह बताते हुए कि फोन में फिल्में और उपन्यास हैं जिन्हें वह बोर होने पर पढ़ और देख सकती है। चेन लुओ को इतने सारे काम करते देख मियू प्रभावित होती है और इस इशारे पर शर्मा जाती है। चेन लुओ फिर से बताता है कि वे अगले कुछ दिनों तक बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि वे घर पर रहकर अपनी क्षमताओं को उन्नत करेंगे। वह मियू को बताता है कि वह उसे बाद में विशिष्ट उन्नयन विधि के बारे में सूचित करेगा। वह खुशी खुशी अपने कमरे में जाती है, चेन लुओ को धन्यवाद देती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और दृश्य वर्तमान दिन में बदल जाता है, जहां चेन लुओ खुश है कि वह पूरी तरह से रैंक 3 तक पहुंच गया है। कथी के अनुसार अगर वह रैंक 4 तक पहुंचना चाहता है तो इसमें कुछ और दिन लगेंगे। फिर चेन लुओ बाहर जाकर कुछ और कोर क्रिस्टल इकट्ठा करने का फैसला करता है और वह बहनों मीलिंग और मिली को खोजने का भी निश्चय करता है। वह सोचता है कि क्या बहनों ने पिछले 10 दिनों में सर्वनाश की पीड़ा का अनुभव किया है। चेन लुओ समझता है कि उन्हें मदद करने का यह सही समय नहीं है, लेकिन वह उन पर नजर रखने का फैसला करता है ताकि कोई और उन पर हाथ न डाल सके। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि चूंकि यह एक पुनर्जीवन मंत्र है, ऐसे क्षमताओं वाले लोग केवल उसके ही होने चाहिए, अन्यथा यह परेशानी का कारण बन सकता है। बाहर जाने से पहले चेन लुओ की सभी के साथ एक बैठक होती है, जिसमें वह मियू को बताता है कि वह और सुदाजू क्रिस्टल कोर इकट्ठा करने के लिए जाएंगे। वह उसे निर्देश देता है कि जब वे घर पर न हो तो चाहे कोई भी आए, दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। चेन लुओ मियू को जोर देकर कहते हैं कि अगर कोई उसके सामने मर भी जाए तो भी वह दरवाजा नहीं खोल सकती। वह उसे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने, बाहर न देखने और किसी भी परिस्थिति में बाहर न जाने का निर्देश देते हैं। उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे खुद परिणाम भुगतने होंगे। मियू चेन लुओ को आश्वस्त करती है कि चिंता न करें, क्योंकि वह समझती है। फिर